Hello everyone, welcome to Sanjeevani classes. I am Rajan Kumar Sanjeevani and today we will deal with the second chapter of first book of political science class 12 contemporary world politics. तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। लेकिन ये सेकंड चैप्टर इसका जो बेसिस जो है वो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है कोल्ड वार। तो आप लोग जानते हैं जैसे कि जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। उसके बाद जो दौर आया कोल्ड वार का दौर आया। और कोल्ड वार क्या था बेसिकली हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो जो कोल्ड वार जो है ये चला 1945 से लेकर के 1991 तक चला। ये जो दो सुपर पावर हैं जो यूएसएसआर और यूएसए हो गए, इनके बीच की आपस क्या थी, ये इनडायरेक्ट वार थी। इसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड वार कहते हैं। तो आइए डिटेल में देखते हैं, क्योंकि ये बेस है, इसके बिना हम सेकंड चैप्टर को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आइए हम देखते हैं कोल्ड वार। तो कोल्ड वार क्या था, कोल्ड वार आप समझ सकते हैं ये 1945 से लेकर 1991 के बीच तक चला था। ये दो सुपर पावर बोले तो यूएसए और बोले तो यूएसएसआर, इनके बीच की जो क्या है जो लड़ाई थी। जैसे कौन सी आप देख सकते हैं, इनडायरेक्ट वार था। इसको इनडायरेक्ट वार इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें आपस में डायरेक्ट वार कभी नहीं हुआ। ये कहीं आकर के एक साथ जो सामने आकर ये नहीं लड़े। ये क्या थी, ये जो इसको हम लोग जियो पॉलिटिकल टेंशन भी कहते हैं। इन दो जो महाशक्तियां हैं, जो सुपर पावर है, इनके बीच में क्या था, भू राजनीतिक जो तनाव था, है ना। कहीं कहीं आप एरिया में देखिएगा प्रॉक्सी वार हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, कोल्ड वार कहते हैं। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट कहते हैं। कई जगह हम लोग आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहते हैं, विचारधारा की लड़ाई भी कहते हैं। इसमें क्या था तो आपको मालूम है, इसमें विचारधारा आपको मालूम है, जो यूएसए था उसकी विचारधारा क्या थी, कैपिटलिज्म थी। उसके बाद बात करें यूएसएसआर, इसकी विचारधारा क्या थी, कम्युनिज्म थी। अब इसकी हम बात करें कि दोनों की विचारधारा में क्या क्या था। अब देखिए कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म की यदि हम बात करें तो कैपिटलिज्म जो किसको प्रमोट करता है, ये बात करता है प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करता है। ठीक है, ये बात करता है इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करता है। ठीक है, ये बात करता है लिबर्टी। हाँ, इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का जो रोल होता है, स्टेट का जो रोल होता है, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। इसका देख सकते हैं लेस इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें फ्री ट्रेड, ओपन मार्केट, इन सब चीज की बातें की जाती है। लेकिन बात करें कम्युनिज्म, कम्युनिज्म जो इसका जो मेन पर्पस है वो है हमारे समाज में इक्वालिटी है, समानता है। ये बताते हैं, ये कम्युनिज्म का जो कंसेप्ट दिया था वो कार्ल मार्क्स ने दिया था। और ये कहते हैं कि हमारे सोसाइटी में क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, आर्थिक असमानता है। और इसका जो रूट कॉज है वो क्या है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये हम बात करें प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप इसको देख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है, कम्युनिज्म जहाँ पे कम्युनिज्म जिस स्टेट में जिस कंट्री में कम्युनिज्म रहती है, वहाँ पे क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो कंट्रोल रहता है वो किसका रहता है, गवर्नमेंट का रोल होता है। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई स्थान नहीं होता है। इसमें जो भी होता है क्या होता है, ये होता है इसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी। तो इसमें हम देखते हैं ध्यान कि ये जो चीज हुआ, ये जो लड़ाई हुआ, ठीक है, आप देख सकते हैं दो जो महाशक्तियां हो गई। जैसे हम बात करें वेस्टर्न ब्लॉक की बात करें, वेस्टर्न ब्लॉक, इसको हम कई बार क्या कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड भी कहते हैं। ईस्टर्न ब्लॉक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, और बाकी की बात करें यहाँ पे, इसमें आप देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड में कौन कौन आता है, यूएसए हो गए और उसके जो बाकी जो साथी मित्र हो गए, ठीक है, इट्स एलाइज हो गए। और इसमें हम बात करें यहाँ पे यूएसएसआर और उसके जो मित्र हो गए। अब चूंकि मालूम है यहाँ पे ये लोग अपने अपने दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और इसके लिए इनको चाहिए था मिलिट्री। और मिलिट्री के लिए उन्होंने क्या किया, यूएसए ने एक ग्रुप बनाया, इसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कब बना था, 4 अप्रैल 1949 को बना था। ये क्या था, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, किस लिए, अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए था। इसमें उस समय जब ये बना था 1949 में, तो इसमें कितने मेंबर थे, 12 मेंबर थे। अच्छा, अब बता रहे हैं इसका मकसद क्या था, इसका एम क्या था, इस ग्रुप का एक क्या था, एक अपना जो टैगलाइन था कि अगर हम 12 देश में से किसी एक देश के ऊपर भी अगर अटैक हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, 12 देश मिलकर उस देश के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। ठीक है, तो उस समय इसमें मेंबर जो थे कितने थे, 12 मेंबर थे। फिलहाल यदि हम बात करें इसमें 30 मेंबर्स है। और लेटेस्ट जो आपको बता रहे हैं यहाँ पे, हो सकता है आने वाले समय में अगले एग्जाम में पूछ दिया जाए, जो लेटेस्ट कंट्री जो नाटो को जो ज्वाइन किया वो कौन है, वो है फिनलैंड। ये कब ज्वाइन किया, ये जो ज्वाइन किया 4 अप्रैल 2023 को किया। अच्छा, 4 अप्रैल को क्यों किया, क्योंकि आपको मालूम है इस दिन क्या आता है, नाटो डे आता है, इसलिए ना। अब चूंकि अमेरिका ने क्या बना लिया, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना लिया अपने एक्सपेंशन के लिए, इसलिए क्या हुआ, इधर भी इसने क्या किया कि यूएसएसआर ने भी अपना क्या बना, इसको काउंटर करने के लिए, नाटो को काउंटर करने के लिए इसने भी एक वार्सा पैक्ट बनाया। वार्सा क्या है, वार्सा पोलैंड की राजधानी है। और ये कब बना था, वार्सा पैक्ट कब हुआ था, 14 में 1955 को हुआ था। आप देख सकते हैं इसमें, तो इसमें ये जो वार्सा जो है क्या है, कैपिटल है इसकी। अच्छा, लेकिन हमारा नाटो आज भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो वार्सा जो है ये क्या हो चुका है, ये डिजोल्व हो चुका है। कब,
1 जुलाई 1991 को, जब ये यूएसएसआर क्या हुआ, जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, ये उसी समय क्या होगा, इसी समय ये टूट गया। तो जैसा कि हमने देखा कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद कोल्ड वार स्टार्ट हुआ, जिस समय जो पूरा जो विश्व है दो भागों में बट चुका था। वर्ल्ड जो है बाइपोलर हो चुका था, यानी दो सुपर पावर इसको क्या कर रहे थे, रन कर रहे थे। लेकिन 1991 के बाद आप देखिए क्या होता है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है और क्या होता है, जो बाइपोलरिटी जो है ये यूनिपोलर वर्ल्ड में बदल जाता है। आप देखिए सोवियत संघ टूट गया, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे, सवाल ये आता है कितना बड़ा सुपर पावर सोवियत यूनियन, ये टूटा तो टूटा कैसे, इसके पीछे की वजह क्या थी। तो आइए पहले हम देखेंगे कि ये जो सोवियत यूनियन जो है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता था, ये किस सिद्धांत के ऊपर आधारित था। तो आइए देखते हैं, कई बार सवाल आता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम से आप क्या समझते हैं, तो सोवियत सिस्टम का मतलब ये हुआ कि सोवियत यूनियन जो है कैसे रन करती थी, कैसे चलती थी। आइए हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका पहला जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम क्या था। नाउ अगर हम बात करें धारण के यूएसएसआर, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे यूएसएसआर, जैसे द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये कब आया, ये आप देखिएगा रसिया में 1917 में 1917 में क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशन हुआ था। उस समय क्या आया, ये काफी एग्जिस्ट में आया ना। अगर हम बात करें यहाँ से, ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था, सबसे पहले बात करें यहाँ पे, कई बार एग्जाम में आता है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन कब हुआ था, एक नंबर का सवाल आता है, आपको बताना पड़ेगा। 1917 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, रसिया में हुआ था। अच्छा, ये जो सोशलिस्ट जो रिवॉल्यूशन जो था ये किससे इंस्पायर्ड है, किस कंसेप्ट से जाओ, किस कंसेप्ट से इंस्पायर्ड था। तो हम बात करें ये क्या था, सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट से क्या था, इंस्पायर था। यानी जाओगे सोसाइटी में, जाओगे इक्वालिटी की बात की जाएगी, इक्वालिटी लाने की बात कही जाएगी ना। अब देखिए ये जो रिवॉल्यूशन जो था हमने बता दिया, इस रिवॉल्यूशन का पर्पस क्या था। इस रिवॉल्यूशन का पर्पस था कैपिटलिज्म का विरोध करना। जैसे हमने बताया था, कैपिटलिज्म जो क्या एक आइडियोलॉजी है, इसमें क्या किया जाता है कि सरकार का इंटरफेरेंस कम रहता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को मान्यता ज़्यादा दी जाती है ना। तो ये क्या था, ये जाओ कैपिटलिज्म को अपोज करना, इसमें क्या किया गया, कैपिटलिज्म को अपोज किया गया ना। इसमें कोशिश की गई कि एक सोसाइटी ऐसा बनाया जाए जो इक्वलिटी के ऊपर बेस्ड हो। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इगैलिटेरियन सोसाइटी, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पे द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होता है, सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। जो सोसाइटी इक्वलिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड रहती है उसी को हम क्या कहते हैं, इगैलिटेरियन सोसाइटी ना। इसका और मेन इसमें इस आंदोलन में और क्या हुआ, इस रिवॉल्यूशन में और क्या हुआ, आप देख सकते हैं। ये जाइएगा हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ जब क्या किया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने की बात कही, प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म करने की बात कही गई। तो आप देख सकते हैं, टू एबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। नाउ इसमें और एक कोशिश की गई टू डिजाइन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द इक्वालिटी। जैसे हमने आपको पहले बता दिया कि इसमें कोशिश की गई कि एक ऐसा समाज बनाया जाए जो क्या हो, इक्वालिटी के ऊपर हो। नाउ सोवियत सिस्टम को बनाने वाले इनके दिमाग में ये चीज था कि हम क्या करेंगे कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी जो देंगे वो किसको देंगे, वो देंगे स्टेट को। आप देखिए यहाँ से द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम गिव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पार्टी। वहाँ पे पार्टी की हम बात करेंगे यहाँ पे। नाउ सोवियत जो पॉलिटिकल सिस्टम जो थी वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी था, वो नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। अब मालूम है वहाँ की आइडियोलॉजी जो फॉलो करते हैं कौन सा, कम्युनिज्म। मालूम है, हमने आपको बताया था, जहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होता है, जहाँ पे हम बात करें ज़्यादा कंट्रोल किसके पास रहता है, स्टेट के पास रहता है। तो यहाँ पे जाओ एक कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे है, जहाँ पे हाँ इसमें एक कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पे बाकी जो पार्टी हैं अपोजिशन हो गया। इसके अलावा और भी किसी पार्टी को यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया। नाउ यहाँ की इकोनॉमी जो है, यहाँ की जो सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी जो है ये बेस्ट थी, ये बेस्ट जो थी किसको बेस्ट जो थी, आपको मालूम है कम्युनिज्म के ऊपर थी। ये देखिएगा आप लोग, द इकोनॉमी वाज प्लान, जो भी इकोनॉमी जो प्लान होता था और जो कंट्रोल होता था किसके द्वारा होता था, स्टेट के द्वारा होता था। बिकॉज क्यों, क्योंकि आप मालूम है यहाँ पे ज्यादा प्राइमेसी किसको दिया गया था, स्टेट को दिया गया था, ठीक है। फिर हम देखेंगे यहाँ से कि आखिर इसकी हम बात करेंगे इकोनॉमी कैसे आगे ग्रो की, इकोनॉमी में क्या क्या ये लोग कार पिन से लेकर कार तक क्या बनाते थे, फिर क्या कारण आया कि धीरे धीरे डाउन चली गई, ठीक है, धीरे धीरे कैसे ये स्टैग्नेंट हुए, कैसे ये रुक गई। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि सोवियत सिस्टम क्या था, सोवियत प्रणाली क्या थी, ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड थी और किसी के ऊपर आधारित थी। अब आता है सवाल कि सोवियत जो पावर जो था, सोवियत पावर जो इतना पावरफुल कैसे था, ये एक सुपर पावर कैसे था, इसकी इकोनॉमी कैसी थी। तब हम यहाँ पे देखते हैं, कई बार एग्जाम में सवाल आते हैं, हाउ कैन यू से डेट सोवियत सिस्टम वाज अ पावरफुल और ए ग्रेट पावर। तो देखिए सोवियत सिस्टम की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं यहाँ पे सब कुछ क्या होता है, स्टेट के कंट्रोल में होता है। और यहाँ से बात करें सोवियत सिस्टम एक ग्रेट पावर कब बना,
तो आप देख सकते हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद बना, ठीक है। तो अब आते हैं बोर्ड में, हम देखते हैं ना। अब देखिए यहाँ से लिखा है क्या चीज, सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। जैसा कि हमने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या बना, एक ग्रेट पावर बना ना। सोवियत इकोनॉमी जो थी, आपको मालूम है दुनिया में जितनी भी कंट्री थी उन सबसे पावरफुल थी। एक अगर अमेरिका को छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट यूएसए, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इसकी इकोनॉमी क्या थी, सबसे पावरफुल थी। मतलब इसके टक्कर में अब बात करें आप यूएसए का टक्कर देने वाले बस एक ही कंट्री थी, वो कौन, वो बोले तो यूएसए। नाउ अब बात करें यहाँ की थोड़ी सी विशेषता, बात करें आखिर इतनी पावरफुल कैसे थी यहाँ से। नाउ यहाँ के हम क्या करे थे, हम कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी वास्ट था। उसके बाद यहाँ के हम एनर्जी रिसोर्स की बात करें, ये भी क्या था, एनर्जी रिसोर्स काफ़ी अच्छी थी। अब देखिए यहाँ से इट है कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्स इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या, ऑयल हो गया। आपको मालूम है आज भी हम क्या करते हैं, जो ऑयल हम मंगाते हैं कहाँ से मंगाते हैं, ज़्यादातर हम कहीं ना कहीं रसिया से मंगाते हैं। नाउ इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ से ऑयल के अलावा, आप देखिए यहाँ से क्या है, आयरन एंड स्टील, ये भी देखिए इसमें भी क्या है, प्रोडक्शन अच्छा करता है। जितने भी अधिकांश जो क्या मशीनरी जो प्रोडक्ट्स हैं, मशीनरी जब प्रोडक्शन हो गए, इसमें भी क्या है, कहीं नहीं वैसा क्या है, बहुत अच्छा है ना। इसके अलावा जब बात करें, इसके यहाँ के ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत अच्छी है। इसने क्या किया, यूएस जितने भी गणराज्य थे वहाँ मतलब रिमोट एरिया तक, एकदम कोने कोने तक इसने अपना क्या किया था, जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें फैला रखा था, ताकि रिसोर्सों का क्या कर इसका यूटिलाइज कर सके। नाउ यहाँ पे बात करें, यहाँ पे सोवियत यूनियन में हर एक तरह की इंडस्ट्री थी, पिन से लेकर कार बनाने तक। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ वहाँ पे यूज होता था, है ना, उन सब के लिए क्या था, वहाँ पे अपना क्या था, डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थे, विच प्रोडक्ट्स क्या क्या प्रोड्यूस करती थी। आप देख सकते हैं पिन से लेकर कार तक। लेकिन एक बात जो इसमें कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये हर चीज़ प्रोडक्शन करते थे, लेकिन इसकी जो क्वालिटी जो थी ये वेस्ट के कंपेरिजन में उतनी अच्छी नहीं थी। क्वांटिटी में थी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वालिटी में क्या थी, कहीं ना कहीं वेस्ट के मैच में ये नहीं थी ना। आगे बात करें यहाँ से सोवियत सिस्टम में एक और सबसे खास बात आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो क्या था, गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड था। यानी हर वो चीज़ जो इंसान को जीने के लिए जो जरूरी है, जैसे आप हमारे यहाँ देखिएगा रोटी कपड़ा मकान है, वहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटी जो है वो कहीं सरकार द्वारा प्रोवाइड किया जाता है ऑल स्टूडेंट्स के लिए। जैसे यदि हम बात करें यहाँ से, आप देखिए गवर्नमेंट क्या करती थी, जो भी बेसिक जो क्या है, जो नेसेसिटीज है, उस पर कहीं ना कहीं वहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड करती थी। किस फील्ड में, आप हेल्थ देख सकते हैं, हेल्थ के क्षेत्र, हेल्थ के फील्ड में देख सकते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख सकते हैं, एजुकेशन हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, इसके अलावा और भी क्या थे, बहुत सारे वेलफेयर स्कीम थे, आप देख सकते हैं। नाउ इसके बाद बात करें यहाँ से, यहाँ पे इतना उस समय जाइएगा, यहाँ की इकोनॉमी इतनी अच्छी थी, आप समझ सकते हैं, वहाँ पे कोई भी उसमें क्या था, बेरोजगारी नहीं थी, अनएम्प्लॉयमेंट उस समय था ही नहीं, ठीक है। मतलब ज़्यादातर कह सकते हैं यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट ना के बराबर था। आपको हमने बताया था कि यहाँ की जो भी जो क्या होते हैं, जो लैंड होती हैं, ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी होती हैं, जो भी जो क्या जो प्रोडक्टिव एसेट्स हैं, जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, उन सब के ऊपर जो कंट्रोल होगा किसका होगा, स्टेट का होगा, बोले तो सोवियत स्टेट का होगा। ना अब हम देखेंगे कि ये धीरे धीरे ये सब चीज़ डैमेज कैसे हो गया, ये सब कुछ कैसे डिमोलिश हो गया, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऐसे जब डिमोलिश होगा तो क्या होगा, जो सोवियत इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, स्टैग्नेंट हो जाएगी और धीरे धीरे रुक जाएगी। तो अगला स्लाइड देखते हैं। चीज़ हाँ, एक बात आपको बताना चाहते हैं कि वीडियो के लास्ट में आपको क्या किया जाएगा, ये जो स्क्रीनशॉट आपको लगा दिया जाएगा, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट आसानी से देख सकते हैं। नाउ आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जैसा कि हमने देखा सोवियत सिस्टम क्या था, सोवियत सिस्टम की इकोनॉमी कैसी थी, कितनी अच्छी थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि आखिर क्या कारण था कि यहाँ के लोगों के बीच में नाराज़गी बढ़ने लगी थी। बाकी के जो गणराज्य थे वो इस सिस्टम से क्या होने लगे थे, नाराज होने लगे थे। तो देखिए यहाँ की जो आपको मालूम है, यहाँ पे क्या था, वन पार्टी डोमिनेशन था। आपको मालूम है यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी थी। अब यहाँ पे बाकी कोई था नहीं, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी हो गई, ये क्या हो गई, कहीं ना कहीं यहाँ पे मनमर्जी करने लगे, अपने पावर का क्या करने लगे, दुरुपयोग करने लगे। आप यहाँ से देखिए, सोवियत सिस्टम बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड ऑथोरिटेरियन मतलब अपने अनुसार, अपने मर्जी के अनुसार ये क्या करना है, मनमर्जी से अपने क्या करना है, पावर का उपयोग करने लगे यहाँ से ना। जिसके कारण क्या हुआ, लोग वहाँ के जो नागरिक हैं उनका लाइफ क्या हो गया, काफ़ी डिफिकल्ट हो गया। बोले तो वहाँ पे लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी, लैक ऑफ क्या था, डेमोक्रेसी था। देखिए यहाँ से लैक ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कहीं ना कहीं कमी थी, लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं था, ठीक है, लोग क्या खुल के अपनी बात नहीं बोल सकते थे। द ऑप्शंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ पे बोलने के तक जाओ नहीं दिया जाता था। यहाँ तक कि लोग अपने विचारों को, अपनी नाराजगी को कार्टून में व्यक्त करते थे, कार्टून के माध्यम से दिखाते थे ना। अगर हम बात करें यहाँ से, यहाँ के अधिकांश जो इंस्टीट्यूशन जो थे, यहाँ की संस्थाएं जो थी, उनमें सुधार की जरूरत थी, लेकिन वहाँ पर सुधार नहीं हो पाया
ना आपको मालूम है जब भी किसी चीज़ में सुधार नहीं होगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो इरेलीवेंट हो जाएगा, लोग क्या होंगे, लोगों में नाराजगी होगी ना। आगे देखिए वहाँ पे वन पार्टी मालूम है, वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंट द कम्युनिस्ट पार्टी। हमने आपको बताया था शुरू में क्या था कि यहाँ पे एक पार्टी का डोमिनेशन था जिसका नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी था। हर एक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्या होगा, इसी का टाइट कंट्रोल होता चला गया। लोग जो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे सफोस्टिकेटेड फील करने लगे थे ना। यहाँ पे क्या है, अब पार्टी एक ही है, अब आपको मालूम है जब पार्टी एक ही है, बाकी दूसरा कोई पार्टी है नहीं, तो अपनी मनमर्जी करेगी। ये पार्टी जनता के प्रति ये जवाबदेह नहीं थी। दिस बिकेम अनअकाउंटेबल टू द पीपल। नाउ आपको मालूम है यहाँ से क्या है कि इसमें 15 गणराज्य और भी थे, उनकी भी अपनी अलग अलग क्या थी, कल्चर थी। अब उनकी जब डिमांड बढ़ी तो ये क्या हुए, उनको मानने से, उनको पहचानने से क्या कर दी, मना कर देती है। द पार्टी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द डिमांड ऑफ द पीपल इन 15 डिफरेंट रिपब्लिक्स एंड इंक्लूडिंग देयर कल्चर एंड अफेयर्स। ना ये तो हमने देख लिया यहाँ से। अच्छा, ये जो यूएसएसआर जो बना था, मालूम है रसिया था, 15 गणराज्य थे, तो पेपर पे तो ये सबने मिलकर यूएसएसआर बनाया था, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो क्या था, रियलिटी में रशिया का क्या था, डोमिनेशन था, हर एक चीज के ऊपर रशिया का डोमिनेशन था। जिससे क्या हुआ, बाकी के जो देश हैं, बाकी के जो क्षेत्र हैं, जो रीजन है, वो अपने आप को अलग महसूस करने लगे, अपने आप को सप्रेस्ड महसूस करने लगे। देखिए क्या लिखा है यहाँ से, ऑन पेपर रशिया वाज ओनली वन ऑफ द 15 रिपब्लिक्स दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड द यूएसएसआर। इन रियलिटी रशिया डोमिनेट एवरीथिंग सो दैट पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड सप्रेस्ड। ठीक है, तो ये आपने देख लिया यहाँ का, तो इसके कारण नाराजगी बढ़ गई। अच्छा, इसमें और ये तो मान लो लोगों के बीच की नाराजगी हो, और वजह क्या था, आपको मालूम है कि इसने क्या, आपको मालूम है कि 2 सुपर पावर थे, इनका आपस में क्या चलता था, मालूम है लड़ाई वड़ाई चलता था। हुआ क्या, इसमें लग गया आर्म्स रेस, हथियार की ओर। हथियार की ओर में क्या हुआ कि यूएसएसआर ने क्या किया, अपना सारा अधिकांश जो पैसा यूएसए को टक्कर देने में क्या कर दिया, आर्म्स रेस में अपना सारा पैसा वहां पर लगा दिया, मिलिट्री में, अपना मानो वेपन्स में लगा दिया। जिसके कारण क्या हुआ, इसके कारण यूएसएसआर को क्या करना पड़ा, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। पैसा सारा का खर्च कहाँ हो रहा है, मिलिट्री में हो रहा है, वॉर में हो रहा है, वेपन्स में हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से, इन द आर्म्स रेस टू यूएस सोवियत यूनियन हैड टू पे ग्रेट कॉस्ट, भारी कीमत चुकानी पड़ी ना। अगर हम बात करें जिसके कारण क्या हुआ, सोवियत यूनियन जो है क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, ट्रांसपोर्ट, पावर, इन सब के मामले में क्या हो गया, वेस्टर्न कंट्री से ये पीछे रह गया। वेस्टर्न जो कैपिटलिस्ट जो कंट्री थी, इससे कहीं ना कहीं पीछे रह गया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ये मेन वजह हो सकता है कि ये जो है सोवियत यूनियन जो है, अब लोगों की जो इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल जो एस्पिरेशंस हैं, जो लोगों की राजनीतिक और जो आर्थिक आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने में सक्षम नहीं रहा, ये नहीं कर पाया। जिसके कारण लोगों में और क्या हो गया, यहाँ पे नाराजगी बढ़ी और सरकार से विश्वास धीरे धीरे उठने लगा ना। सोवियत, इसी बीच क्या हुआ था, आपको मालूम है 1970s के आप दशक में देखिएगा तो क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि सोवियत इन्वेजन हुआ। कहाँ पे सोवियत इन्वेजन, कहाँ पे आपको मालूम है, अफगानिस्तान में। सोवियत यूनियन ने क्या किया, अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी, मालूम है वहाँ पे अमेरिका ने भी क्या किया था, अपने भेजा था उसको काउंटर करने के लिए। जिसके कारण क्या हुआ, इसका सारा पैसा ज़्यादा खर्च कहाँ हुआ, उस अफगानिस्तान वॉर में खर्च हुआ। जिसके कारण क्या हुआ, इसके यहाँ पे क्या हुआ, इसके ये और ज़्यादा कमजोर हो गया ना। अगर हम बात करें यहाँ से, जिसके कारण क्या हुआ, पैसा नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, जो कंज्यूमर जो गुड्स हैं उसमें क्या आने लगे, उसमें शॉर्टेज आने लगे। अब जो प्रोडक्शन होता था, आपको मालूम है बताया था कि यहाँ पे क्या था, डोमेस्टिक कंज्यूमर जो इंडस्ट्री थे वो भी धीरे क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गए, धीरे धीरे सब चीज खत्म हो गया ना। वहां पे क्या हुआ, जब शॉर्टेज ऑफ आने लगा कंज्यूमर गुड्स का, तो धीरे धीरे बाहर से क्या होने लगा, इंपोर्ट करने लगा। हर एक साल इसका इंपोर्ट बढ़ते गया, जिसके कारण इसके ऊपर क्या होता गया, दबाव बढ़ते गया। इंपोर्ट ज्यादा बढ़ा तो आप समझ सकते हैं यहाँ से, इंपोर्ट बढ़ा यहाँ से, इस कारण। और लास्ट में आप देखिएगा तो क्या होता है, सोवियत इकोनॉमी क्या होने लगा, वहाँ पे फॉल्टिंग बोले तो वहाँ पे लटकाने लगी, और फाइनली जाकर क्या होती है, ये स्टैग्नेंट हो जाती है। ये जो क्या होती है, ये जो है पूरी तरह से स्तब्ध हो जाती है सोवियत इकोनॉमी। अब हमने देखा ये सब चीज क्या था, 1970 के दशक में था, 1970 के दौर में था। अब हम देखेंगे एक इसमें एक बहुत बड़े कैरेक्टर आएंगे, नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, वो कोशिश करेंगे क्या करने के लिए, वो कोशिश करेंगे कि इस इकोनॉमी को सुधारा जाए। वो कोशिश करेंगे कि जैसे पहले सोवियत इकोनॉमी जो था, सोवियत सिस्टम का इकोनॉमी जो थी पहले, वैसे फिर से लाया जाए। लेकिन देखते हैं वो क्या करते हैं इसके बाद। तो जैसा कि हमने देखा अभी पिछले जो टॉपिक है उसमें हमने देखा कि सोवियत सिस्टम क्या था, सोवियत सिस्टम की इकोनॉमी कैसे चल रही थी, फिर आकर लास्ट में ये जो यहाँ की इकोनॉमी कैसे स्टैग्नेंट हो गई, कैसे ठप हो गई। अब हम देखेंगे इस इतिहास में, देखेंगे एक बहुत बड़ा शख्स आता है, इसका नाम होता है मिखाइल गोर्बाचेव, जिसने यूएसएसआर का पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। कई बार होता है ना लाइफ में कि हम क्या करते हैं, कर्म करने की कोशिश करते हैं लेकिन कांड हो जाता है। एक्चुअली हुआ यही यहाँ पे। मिखाइल गोर्बाचेव एक ऐसे व्यक्ति जो
1985 में 1985 में क्या बनते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। तो चाहते हैं कि इस इकोनॉमी में जो सोवियत सिस्टम इसमें कुछ सुधार हो, कुछ डेमोक्रेटाइजेशन हो, कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म हो, कुछ इकोनॉमिकल रिफॉर्म हो। इसके लिए दो पॉलिसर लेकर के आते हैं, एक होता है ग्लासनोस्ट, एक होता है पेरेस्ट्रोइका। तो हम देखेंगे। अब देखिए, तो वो चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी जो है और फिर से क्या हो जाए, फिर से मतलब जिस तरह पहले थी यूएसआर की इकोनॉमी स्ट्रांग, वैसे फिर से हो जाए। इसलिए वो क्या करेंगे, सुधार लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन होता है ना, कुछ लोग पार्टी के अंदर विरोध करने लगते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, उनके सामने समस्याएं आती है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सा वो रिफॉर्म्स करने की कोशिश करते हैं। नाउ अब एक बार बताना चाहते, ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको जो बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है, ये आपको हमारे टेलीग्राम जो लिंक है जो इसमें जो दिया हुआ है वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आते हैं, ध्यान रखिए, एक बड़ा सा टॉपिक है क्योंकि हम आपको मालूम है यूएस सरकार का जो डिसइंटीग्रेशन जो होता है, यूएस सरकार का डिसइंटीग्रेशन में सबसे बड़ा आप देख सकते हैं एक रोल कहीं ना कहीं क्या था, मिखाइल गोर्बाचेव का था। नाउ आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक टॉपिक है आपके बुक का, Gorbachev and the disintegration। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव became जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985। जैसे कि हमने बता दिया, वहां पर सत्ता में आते हैं 1985 में आते हैं। जब आएंगे तो क्या करेंगे, ये कुछ ना कुछ सुधार लाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही डिसाइडेड टू रिफॉर्म द सिस्टम ऑफ द सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन की जो सिस्टम है उसमें कुछ बदलाव लाने की बात करेंगे। कैसे बदलाव, हम आगे देखेंगे ना। ये सोचते हैं कि जो वेस्ट जो कंट्री है उनके साथ जो इतना जो तनाव बढ़ गया था उसके रिलेशन क्या किया जाए, नॉर्मलाइज किया जाए, है ना, नॉर्मलाइज रिलेशन विद द वेस्ट, बोले तो वेस्ट कंट्री के साथ। ठीक है ना, इन्होंने सोचा कि हमारे यहाँ क्या है, कुछ ना कुछ हल्का सा क्या लोकतांत्रिकरण हो, बोले तो डेमोक्रेटाइजेशन हो कंट्री के अंदर, ताकि लोग थोड़ा सा खुल के जिए, खुलेपन की बात यहाँ करते हैं। तो इन्होंने जब ही डिसाइडेड टू रिफॉर्म एंड जाओगे यहाँ पे डेमोक्रेटाइज द सिस्टम। नाउ गोर्बाचेव इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। हमने आपको बताया था, ये जब आते हैं तो क्या करते हैं, जो आर्थिक और जो राजनीतिक जो कुछ सुधार लाने की बात करते हैं। क्योंकि मालूम है यहाँ के लोग कहीं ना कहीं क्या हो गए थे, आपको बताया था पॉलिटिकली क्या हुए थे, काफ़ी कहीं ना कहीं सफोकेटेड फील कर रहे थे। ठीक है, इकोनॉमी यहाँ क्या हुए थे, स्टैग्नेंट हो गए थे। ये सोचते हैं कि दो चीज़ में हम क्या करें, सुधार लेकर के आए ना। ठीक है, तो गोर्बाचेव इनिशिएटेड द पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री। सोचते हैं कंट्री में क्या किया जाए, डेमोक्रेटाइजेशन की बात की जाए, लोकतांत्रिकरण की बात की जाए ना। आपको मालूम है, ऐसे ये आपको बुक में नहीं दिया हुआ है नाम, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इन्होंने दो सुधार दिए, उन दो सुधार का नाम क्या है, तो रिफॉर्म्स बाय द गोर्बाचेव कौन कौन, एक है ग्लासनोस्ट, दूसरा है पेरेस्ट्रोइका। ठीक है, ये नाम है। अब ग्लासनोस्ट का मतलब क्या होता है, ओपननेस होता है यहाँ से, मतलब खुलेपन की नीति, मतलब सब कुछ क्या ट्रांसपेरेंट हो। यहाँ पे बात की गई, इसके अंदर ग्लासनोस्ट के अंदर बात की गई, ओपननेस की बात की गई। को इसमें बोला गया कि जो भी गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, सरकारी जो क्या है, जो संस्थाएं हैं, उसके अंदर क्या रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, है ना। जो चाहे क्या कर सकता है, जो पिछला जो रिकॉर्ड है ओपन करके देख सकता है। पहले क्या था, 70 साल में पहले क्या था कि कोई भी जो सरकारी जो रिकॉर्ड है उसको देख नहीं सकता था। अब इन्होंने क्या किया, उसको ओपन कर दिया। तो ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड दूसरा क्या हुआ, टू ऑल द सोवियत सिटीजन टू डिस्कस पब्लिकली द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल द सिस्टम एंड द पोटेंशियल सोल्यूशन। इसमें बात की गई क्या चीज, कि हम जो भी जो यहाँ का जो नागरिक हैं, जो सोवियत सिस्टम के जो नागरिक हैं, है ना, वो क्या कर सकेंगे, हमारे देश की जो समस्या है खुलकर बात कर सकेंगे, और उनका जो सोल्यूशन जो है, उनकी जो क्या है, जो समाधान जो देंगे उसका मोस्ट वेलकम। नाउ इन्होंने इसमें बात की गई, किसमें, ग्लासनोस्ट में बात की गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की गई। बोलने का आपको पहले हमने आपको पहले बताया हुआ था, पहले क्या था, यहाँ पे लोग अपनी बातों को, अपनी नाराजगी को व्यक्त नहीं कर सकते थे। एक ही माध्यम था, लोग कई बार क्या होता है, कार्टून के माध्यम से अपनी नाराजगी, सरकार का जो कहने, सरकार के प्रति जो गुस्सा था उसको उसमें दिखा, खुलकर बोल नहीं सकते थे। अब गोर्बाचेव इनको क्या कर दिया, ये दे दिया फ्रीडम ऑफ स्पीच। नाउ ये जो एजिंग ऑफ मीडिया सेंसरशिप, पहले क्या था, मीडिया पे काफी सेंसरशिप लगा हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, सेंसरशिप को इन्होंने हटा दिया, जो रोक लगा हुआ था। नाउ मीडिया खुलकर क्या कर सकती थी, अपनी बातों को अखबारों में, न्यूज चैनल में ये रख सकती थी। तो ये हो गया, क्या हो गया, ग्लासनोस्ट हो गया। दूसरे दिन जाएगा जो है रिफॉर्म, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पेरेस्ट्रोइका। नाउधान के इसका मेन मकसद क्या था, इसका मतलब होता है रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्मेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, फिर से पुनर्निर्माण करेंगे, ठीक है, और पुनः जाकर उसमें सुधार करेंगे। किस चीज में ध्यान किया, वो है आपका बोले तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो भी हमारा जो पॉलिटिकल जो डैमेज हुआ है,
इंस्टीट्यूशंस का, चाहे जो इकोनॉमिक जो डैमेज हुआ है उसको हम क्या करेंगे, फिर से खड़ा करेंगे, फिर से सुधार करेंगे, उसमें रीस्ट्रक्चर एंड रीबिल्डिंग करेंगे। हाँ, पहले इसमें क्या था, देखिए सोवियत आप समझ सकते हैं। सोवियत की यदि हम बात करें तो सोवियत का मतलब क्या होता है, काउंसिल। और पहले क्या था, जो काउंसिल का जो हेड होता था वो ऊपर से जाकर चुन करके आता था। अब इन्होंने बोला कि नहीं, अब वहाँ पे क्या होगा, अब वहाँ पे होगा इलेक्शन, है ना, और जो जीतेगा वो क्या बनेगा, काउंसिल का हेड बनेगा, सोवियत का हेड बनेगा। तो इन्होंने इलेक्शन लाने की यहाँ से बात की ना। इसके अलावा आपको मालूम है इन्होंने इकोनॉमी को सुधारने के लिए क्या किया, इन्होंने क्या किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अलाउ किया। ठीक है, कि भाई विदेशी से जो क्या है, जो निवेश है यहाँ पे आ सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी क्या हुई थी, काफी बुरी तरह से क्या हुई थी, रुक गई थी, डैमेज हो गई थी। इसलिए उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने ये भी अलाउ कर दिया कि भाई हम जो प्राइवेट ओन जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, वो हम अपना सकते हैं। ही जाओ अलाउड द प्राइवेटली ओन बिजनेस। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से फिर हम देखेंगे क्या होता है। लेकिन अब इस बात की बात करें, ये जब सुधार लाने की बात करते हैं तो इनके खुद पार्टी के लोग क्या होने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं। कुछ लोगों का, इनके पार्टी के जो नेता हैं उनका ये मानना था कि गोर्बाचेव जल्दीबाजी दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों का कहना था कि गोर्बाचेव जो पॉलिसियाँ हैं ये धीरे चल रही है, जिसके कारण क्या हुआ, इनका पार्टी के अंदर भी काफ़ी विरोध हुआ। और फिर क्या होता है, 1991 में तख्ता पलट होता है। ठीक है, और वहाँ पे आप देखिएगा आगे क्या होता है। ठीक है ना, तब हम लोग देखते हैं कि फाइनली जो है सोवियत यूनियन जो है कैसे टूट गया। सवाल उठता है कि इतना बड़ा जो सुपर पावर जो है आखिर टूटा तो टूटा कैसे। ठीक है, अब ये कहा जाता है ना कि अगर इंसान अगर क्या हो, अंदर से मजबूत हो, या कोई फैमिली हो गया, कोई कंट्री अगर अंदर से मजबूत हो तो क्या हो सकता है, उसे टूटना मुश्किल है। लेकिन जब हम अंदर से ही कमजोर हैं, कोई देश अगर अंदर से ही कमजोर है तो इसका टूटना क्या है, लाजिम है। हुआ यही, हमने देखा कि बहुत सारे लोग क्या थे, यूएसएसआर से नाराज थे। ठीक है, यहाँ के जो कुछ बाकी जो रिपब्लिक जो कंट्री हो गए वो भी क्या थे, कहीं ना कहीं वो भी नाराज थे। पॉलिटिकल आपको मालूम है, पॉलिटिकली भी क्या थे, कहीं ना कहीं वो गुड फील नहीं कर रहे थे। इकोनॉमिकली क्या हुआ था, मालूम है, इकोनॉमिक स्टैग्नेंट हो गया था। इसके अलावा बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी रुक गया था। ठीक है, तो उन्होंने जो सुधार लाने की बात कही थी गोर्बाचेव, उसके कारण भी क्या हुआ, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाया। हुआ क्या है, फाइनली क्या होता है, सोवियत संघ टूट जाता है। तो इसके आपको 6, 7, 8 रीजन हम बताएंगे आपको। ठीक है, जो एग्जाम में क्या होता है हमेशा पूछा जाता है, और इस चैप्टर से मेन जो ये सवाल जो पूछा जाएगा वही आएगा कि व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, ये टूटी क्यों, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। ठीक है, ताकि हम एक एक और देखेंगे यहाँ से। लेकिन पहले हम जो कारण देखेंगे वो नॉर्मल जो कॉज होगा, लेकिन एक जो सबसे जो फाइनल जो इमीडिएट जो कॉज होगा वो हम आखिरी में बात करेंगे इसमें स्लाइड में ना। अब देखिए क्या होता है, हमने बताया, ध्यान किया क्या बताया, सवाल है व्हाई डिड दिस सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। ठीक है, ये टूटा क्यों। अब देखिए हम एक एक करके रीजन देखेंगे, आपके एग्जाम में क्या होता है ये सारा का सारा देखना पड़ता है ना। सुनिए, द इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन फेल टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, ये क्या होता है कि वहां की जो क्या थी, जो इकोनॉमिक जो संस्थाएं जो थी, आर्थिक संस्थाएं हो गई, इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशन हो गए, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो हो गए, ये क्या था, जो लोगों की जो डिमांड जो थे, लोगों की जो आकांक्षाएं जो थी, इसको ये पूरा नहीं कर पाए, उसमें फेल रही। ठीक है, यहाँ पे जिसके कारण क्या रहा, ये एक रिस्पॉन्सिबल रहा है किसके लिए, सोवियत संघ का कोलैप्स होने का। दूसरा आपको मालूम है इकोनॉमिक स्टैग्नेंट हुआ था, मैंने बताया था, सारे वहाँ के क्या हुए थे, फैक्ट्री इंडस्ट्री सारे क्या हुए थे, ठप पड़ गए थे, है ना। ये भी क्या कहा, बहुत बड़ा रीजन रहा। और ये बहुत दिनों से क्या थे, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टैग्नेंट जो था बहुत सालों से था, जिस कारण यहाँ की क्या हो गई थी, कहीं ना कहीं जो आप देख सकते हैं कंज्यूमर शॉर्टेज जो हो गई थी। ठीक है, जो यहाँ के जो सरकारें जो हैं, सरकार जो है यहाँ की, और लोगों की जो इकोनॉमिक जो एक्सप्रेशन है उसको फुलफिल नहीं कर पाई, सब कुछ क्या हो गया, महंगा हो गया। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, आपको मालूम है ना। इसके बाद क्या हुआ, जो लास्ट सेक्शन ऑफ द सोवियत सिस्टम जाओ, हाँ अब हुआ क्या, जब सरकार से जब कुछ नहीं हो पा रहा था, ना पॉलिटिकली लोगों को सेटिस्फाई कर रही थी, न इकोनॉमिकली, तो यहाँ के लोगों को सरकार के ऊपर क्या होने लगा, डाउट होने लगा। और लोग जो है यहाँ पे, यहाँ की जो जनता जो है इस सरकार के ऊपर क्या करने लगी, तरह तरह की सवाल उठाने लगी ना। अब सवाल आता है कि इसका पैसा, इसका इकोनॉमी जो और भी तरफ कहाँ चला गया। अब आप देखिए यहाँ से, सोवियत इकोनॉमी जो है आपको मालूम है, इसने अपना ज्यादा पैसा खर्च कहाँ कर दिया, अब ये कर दिया कहाँ पे, मिलिट्री में, वेपन्स। मैंने बताया था क्या था, आर्म्स रेस जो लगा हुआ था इसके यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, तो उसकी बराबरी करने के चक्कर में, यूएसए के बराबरी करने के चक्कर में इसने क्या किया, अपना सारा पैसा कहाँ खर्च कर दिया। देखिए कहाँ पे, मैं न्यूक्लियर मेंटेन करने में, न्यूक्लियर आप रखते हैं तो उसको मेंटेन में क्या होता है, खर्च लगता है, तो वहाँ पे इसने खर्च कर दिया। मिलिट्री अर्सनल जो क्या मिलिट्री के जो साजो सामान है, जो रखने वाला एरिया है, उसमें इसने सारा पैसा लगा दिया। बाकी इसके जो सैटेलाइट स्टेट है, सैटेलाइट स्टेट कौन, जो इसके अंदर थे, जो इसमें शामिल थे, ठीक है, उनकी बात हो रही है यहाँ पे, उनको भी भाई रखे हैं तो उनको भी क्या करना पड़ेगा, उनको भी हमको क्या करना पड़ेगा, खर्च देना पड़ेगा। तो उसमें सारे पैसे कहाँ हुए, इसमें खर्च हुए। इसमें आपको मालूम है कुछ
यूरोपियन जो कंट्री हो गए, कुछ हमारे मालूम है सेंट्रल एशिया के रिपब्लिक्स हो कंट्रीज हो गए, ठीक है। तो इन लोगों में क्या होगा, इसका सारा पैसा क्या हो रहा था, खर्च हो रहा था। तो आप देखिए पैसा कहाँ खर्च करा है, मिलिट्री पे, वेपन्स पे, न्यूक्लियर पे। और दूसरी तरफ ये लोग भी है जिनको अपने पास में रखा हुआ है, इनके ऊपर पैसा खर्च करना है। मालूम है इंडस्ट्री भी क्या हुआ था, इंडस्ट्री का भी क्या भट्टा बैठ गया था। तो इसको भी कहने क्या हुआ, सारा पैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कहाँ जा रहा है, इकोनॉमी इसलिए क्या होती है, स्टैग्नेंट होती है ना। जिसके कारण क्या हुआ, अब मालूम है सारा पैसा इधर खर्च हो रहा है, अब इसके ऊपर क्या होने लगा, इकोनॉमिक बर्डन आने लगा, ठीक है। जो ये वैसा सारा है इसके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन आने लगा। इसके बाद क्या हुआ आपको मालूम है, एट द सेम टाइम उस समय क्या पता चला, उस समय पता चला कि अब यहाँ जब आपको मालूम है गोरबाचेव ने जब क्या आपको मालूम ओपननेस की जब नीति को अपनाया, पॉलिसी को अपनाया, तो क्या वो बाहर के अखबार यहाँ पे आने लगी थी, बाहर के जो क्या है, जो न्यूज है यहाँ के लोगों को मिलने लगे थे। तब यहाँ के लोग जानने लगे थे कि अरे यार हमको तो यूएसएसआर ने क्या किया है, भ्रम में रखा है, अंधेरे में रखा है। यहाँ से तो अच्छा जो क्या है, जो टेक्नोलॉजी हो गया, यहाँ से जो क्या है, जो व्यवस्था सिस्टम जो है वो कहाँ का अच्छा है, वेस्ट का अच्छा है, ठीक है। यहाँ से तो लोग क्या करने, आप देखिए यहाँ से एट द सेम टाइम द ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिकेम मोर नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांस ऑफ द वेस्ट, ठीक है। एंड इससे क्या हुआ, ध्यान किया, अब उनको पता चल गया कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कितनी अंतर है, कितनी विभिन्नताएं हैं। देखिए दिस कुड सी द डिस्पैरिटीज बिटवीन द सिस्टम एंड द वेस्ट, ठीक है। तो इनको पता चलने लगा, ये लोग कंपेयर करने लगे थे कि भाई एक हम है यूएसएसआर, ये कहाँ पे है, और बाकी जो वेस्ट कंट्री है वो कहाँ पे है, ठीक है। आगे भी आप देखिए यहाँ से, और जो रीजन मेन आता है, ध्यान रखिएगा, मालूम है अच्छा जो स्टैग्नेंट जो आई थी, जो रुकावट जो आई थी, जो बाधा जो आई थी, ठीक है, वो सिर्फ इकोनॉमिक चीज नहीं आई थी, इकोनॉमी में नहीं आई थी, बल्कि यहाँ पे क्या हुआ था, पॉलिटिकल स्टेग्नेशन भी हुआ था, ठीक है। हमने बताया था आपको कि जो पावर जो है कुछ ही हाथों में रह गया था। आप देखिए यहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन होना मुश्किल हो गया था, तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेग्नेशन भी हुआ था। मतलब क्या हुआ, ध्यान किया लो, आप ये देख सकते हैं, इसमें खुल लोगों को जाओगे क्या हुआ, डेमोक्रेटाइज नहीं किया गया, ठीक है, लोगों को खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं थी, तो पॉलिटिकल स्टेग्नेशन भी हुआ, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेग्नेंट भी हुआ। मतलब प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी सही से नहीं चल रही थी, ठीक है। मालूम है जब प्रशासन सही से नहीं चलेगा तो क्या हुआ, करप्शन बढ़ेगा, ठीक है, जो डिसऑर्डर हमारे सोसाइटी में होंगे, उथल पुथल होगा, कन्फ्लिक्ट्स होगा, और इस चीज में क्या रही, कहीं ना कहीं सोवियत सिस्टम इस चीज में फेल हो रही, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द पॉलिटिकल सेंस एज वेल एज, आप देखिए स्टैग्नेंट जो आता है, द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेंट इन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द पॉलिटिकल सेंस एज वेल, दोनों में रहा स्टैग्नेंट, इकोनॉमी में भी रहा, पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में भी। आप देखिएगा ये सही से काम नहीं कर पा रहा था ना। आपको मालूम है यहाँ पे 70 साल से कौन का, आप देखिए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ से क्या हो रहा था, बहुत दिनों से जो पार्टी जो थी सोवियत यूनियन पार्टी, जिसमें आप देखिए सोवियत यूनियन की एक पार्टी बोले तो कौन, कम्युनिस्ट पार्टी इसमें था। और वो क्या था, चूंकि बहुत दिन से पार्टी था, एक ही पार्टी थी, बाकी मैंने आपको बताया था पहले कि इसमें दूसरा पार्टी अलाउ नहीं था, अपोजिशन अलाउ नहीं था, तो ये पार्टी क्या हुई थी, अपनी मनमर्जी करने लगी थी। ये क्या थी, सबसे बड़ी बात भी, कोई पार्टी जो होता है उसका मेन ये होता है कि भाई लोग जनता के प्रति क्या रहे, जवाब दे रहे, अकाउंटेबल रहे। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी क्या थी, लोगों के प्रति, जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं थी, जवाबदेह नहीं थी, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, जिसके कारण क्या हुआ आपको मालूम है, ब्यूरोक्रेट्स, आप देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, वहां पे क्या हुआ, करप्शन का लेवल क्या हो गया, काफी ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। नाउ ध्यान किया, इनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक इट हैड डन, एक और ध्यान किया, इसने सोवियत सिस्टम ने जो जो गलतियां की थी, ठीक है, उस गलती को सुधारने में क्या रहे, असमर्थ रहे, ठीक है, इनकैपेबल रहे। नाउ इसके बाद क्या हुआ, सोवियत सिस्टम की मालूम है यहाँ के लोग क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, अब हम फ्रीडम की बात कर रहे थे, आपको मालूम है ओपननेस की बात कर रहे थे। लेकिन ये सिस्टम जो थी, ठीक है, इस द अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस, ये ज्यादा ओपननेस नहीं लाना चाहती थी, ठीक है, गवर्नमेंट वहां पे हो गया। और क्या हुआ, और यहाँ पे जो कहीं ना कहीं अथॉरिटी जो थी, कहीं ज्यादा जो अधिकार जो थे, ज्यादा जो पावर जो थे, ठीक है, वो कहीं ना किसके हाथों में थे, कुछ ही हाथों में थे, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द ऑथोरिटी। नाउ आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, हाँ इसमें क्या था आपको मालूम है, पार्टी के अंदर जो लोग थे, जैसे जो लीडर होगा, जो ब्यूरोक्रेट्स होगा, उनको कहीं ना क्या थे, मोर प्रिविलेज बोलते हैं, विशेष अधिकार इनके पास थे, जिसका ये लोग खुलकर एंजॉय करते थे। किससे, मान लिया आप सोचिए, जो जो वहाँ का जो क्या, जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, जो नेता हो गए, उनके पास क्या हो गया, ज्यादा बोले तो विशेष अधिकार हो गया ऑर्डिनरी सिटीजन के कंपेरिजन में, जिसके कारण क्या हुआ, लोग अपने आप को थोड़ा दबा हुआ महसूस कर रहे थे। आगे बात करें, ध्यान रखिएगा, हाँ एक और बात आपको मालूम है, हमने बताया गोरबाचेव क्या लाना चाहते हैं, सुधार लाना चाहते हैं, नियत अच्छी थी, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे लोगों ने कदर नहीं की, हम यही कहेंगे, ठीक है। यहाँ से किसी ने स्लो ये बोला कि इनका प्रोसेस स्लो है, किसी ने बोला कि इसका जो प्रोसेस जो फास्ट है, जिस कारण इनके ही पार्टी के अंदर क्या डाउनफॉल हुआ। और मालूम है आपको, तो गोरबाचेव रिफॉर्म्स लूज इन द सिस्टम, जिसके कारण वो लाए, है ना, सिस्टम क्या होगा और लूज हो गया। और पता जो बाकी मालूम है, जो रिपब्लिक जो लोग हैं, ठीक है, जो सेंट्रल एशियन जो कंट्री है, चाहे ईस्ट यूरोप कंट्री है, वो अपने आप को क्या हुआ, वहां से निकलना स्टार्ट कर दिए। ना
ठीक है। और दीजिए आपको मालूम है यहाँ पे ये सब तो कारण थे, लेकिन ध्यान रखिए सिर्फ यही कारण नहीं है यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने का। इसके कारण भी एक मेन कारण, देखिए आपके अंडर में कोई है, ध्यान रखिए, तो आज नहीं तो कल क्या होगा, वो आज़ादी मांगेगा। आपको मालूम है हमने क्या किया, आपको मालूम है हम लोग जाओगे अंग्रेजों के अंडर में थे यहाँ पे, उन्होंने हमारा पर शासन किया, तो आज़ादी हमको मालूम है आज नहीं तो कल मिलनी थी, तो हमने क्या किया, हमने लड़ाई लड़ा, ठीक है, कि हमको भाई क्या करा, हमको आज़ादी चाहिए। तो आज नहीं तो कल जो भी इसके अंदर जो थे, जैसे यूएसआर कंट्री से कुछ ईस्ट यूरोप के कंट्री हो गए, कुछ कौन हो गए जो सेंट्रल एशियन कंट्री, यार नहीं तो कल आज़ादी मांगते हैं। लेकिन उस समय ही क्या हुआ आपको मालूम है, आपको देखेंगे तो 3 बड़े जो देश आप देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोले तो वहां से फ्रीडम की बात की, नेशनलिज्म की बात की, बोले तो अपनी सॉवरेनिटी की बात की, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो रीजन कई बार पूछा था एग्जाम में, व्हाट आर द फाइनल एंड द मोस्ट इमीडिएट कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, तो क्या था, राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, जो आपको मालूम है राष्ट्रवाद की भावना, ठीक है, आपको राष्ट्रवाद की भावना, और बोले तो सेंस ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी क्या होता है, देखिए क्या होता है, जब कोई सपोज कीजिए आपको हम सोवरेन कब कहेंगे, जैसे अगर आप अपना डिसीजन खुद ले पाते हैं इंडिपेंडेंट तरीके से, कोई किसी के दबाव में नहीं, तो आप क्या कहलाते हैं, आप सोवरेन कहलाते हैं। ठीक वैसे ध्यान कि यदि कोई देश क्या होता है कि अगर अपना डिसीजन खुद ले रहा है, ठीक है, बिना किसी दूसरे देश के दबाव में, तो क्या होता है, सोवरेन होता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से सबसे बड़ा जो रीजन, आप इसको स्टार लगा लीजिएगा, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना, एक हमारा अपना क्या हो, सेपरेट बोले तो स्टेट हो, एक हमारी अपनी आइडेंटिटी हो, हमारा कैपिटल हो, हमारा नेशन स्टेट हो, हमारा बाउंड्री हो, ठीक है, हम अपनी मर्जी से अपना डिसीजन लें, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिजायर फॉर द सोवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक्स इंक्लूडिंग, जैसे कौन, रशिया हो गया, बाल्टिक रिपब्लिक, बाल्टिक कई बार एग्जाम में आता है, एक नंबर का सवाल आता है कि बाल्टिक रिपब्लिक में कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो एक बाल्टिक सी है, उसी के आसपास का एरिया है, इस्टोनिया, लाटविया और बोले तो लिथुआनिया, ये बाल्टिक गणराज्य होते हैं। तो अब देखिए यहाँ से कौन कौन जाएगा जो नेशनलिज्म और बोले तो सोवरेनिटी की मांग करने लगे थे, रशिया हो गया, ठीक है, बाल्टिक रिपब्लिक्स हो गए, यूक्रेन हो गया, जॉर्जिया हो गया, ये सब कंट्री थे जिन्होंने क्या किया, सोवरेनिटी और नेशनलिज्म की मांग की। और ये जो मेन जो ये जो रीजन जो है, यही क्या बना, दिस प्रूव टू बी द फाइनल एंड द मोस्ट इमीडिएट कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। एंड फाइनली क्या होता है, यूएसएसआर 1991 में क्या होता है, पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है, बोले तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और फिर क्या होता है, यूएसएसआर कहीं ना कहीं टूट जाता है। फिर जब यही जो आपको पता चलेगा कि ये लोग निकल के क्या बनाते हैं, सीआईए से बनाते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। तो हम इनकी बात करेंगे, ये इसके लिए हम अलग से क्या शॉर्ट वीडियो लेकर आएंगे, स्लाइड लेकर आएंगे, ठीक है, और हम आपको देंगे, ठीक है। बाकी जो डाउट होगा आप पूछिएगा हमसे, लेकिन हाँ एक बार बता रहे हैं आपसे, अब इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए डिसइंटीग्रेशन तो हो गया, डिसइंटीग्रेशन के बाद कोई भी घटना होती है तो उसका कुछ परिणाम होता है, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसके कुछ क्या होता है, परिणाम रिजल्ट निकलते हैं। तो इसके हुआ क्या, आपको मालूम है, जब ये टूट गया मालूम है, तो पहले क्या था, वर्ल्ड इस समय क्या है, कोल्ड वॉर में बाइपोलर है, एक तरफ कौन है, यूएसए, दूसरी तरफ कौन है, यूएसएसआर है। तभी वर्ल्ड क्या है मालूम है आपको, कोल्ड वॉर के समय में ये क्या है, बाइपोलर। लेकिन जब क्या हुआ, जब ये यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो दुनिया जब क्या होती है, वर्ल्ड जो है यूनिपोलर बन जाती है, यानी सुपर पावर कौन बन जाता है, अमेरिका बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या होता है, इसका परिणाम क्या हुआ, हम अभी देखेंगे अगले स्लाइड में। तो जैसे कि हमने देखा सोवियत सिस्टम क्या था, सोवियत सिस्टम का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, उसमें मिखाइल गोर्बाचेव का क्या रोल रहा। अब हम देखेंगे कि ये जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इसके क्या कंसिक्वेंसेज है, क्या इसके परिणाम है, क्या रिजल्ट है। तो देखिए आपको मालूम है ये क्या होता है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कब होता है, फाइनली 1991 में होता है। उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजिंग आए। आप अगर हम बात करें, कोल्ड वॉर क्या हुआ, लगभग समाप्त होने पे आ गया था, क्योंकि मालूम है कोल्ड वॉर 2 सुपर पावर के बीच में चल रहा था। जब एक सुपर पावर जब हार ही गया है ना, इसका जब डिसइंटीग्रेशन ही हो, जब विघटन ही हो गया, तो कोल्ड वॉर तो खत्म ही हो गया। कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो आपको मालूम है जो आइडियोलॉजिकल जो वार है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो कि कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का था। नाउ इसके बाद क्या हुआ, यूएसएसआर के अंडर में जितने भी कंट्री थे वो सब धीरे धीरे क्या होने लगे, यहाँ से निकल करके नए कंट्री बनने लगे, इंडिपेंडेंट और सॉवरेन कंट्री बनने लगे। कुछ ने नाटो ज्वाइन कर लिया, कुछ ने यूरोपियन कंट्री को ज्वाइन कर लिया, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया। तब हम यहाँ से बारी बारी से देखते हैं इसमें क्या क्या बदलाव आया है। ये एक बार सवाल पूछा था एग्जाम में कि व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। नाउ देखिए यहाँ से, तो क्या होता है, पहला एंड ऑफ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध क्या होता है, समाप्त हो जाता है, क्योंकि दूसरी जो पार्टी है जो सेकंड वर्ल्ड है, बोले तो यूएसएसआर, ये क्या होता है, इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, हार जाता है, तो कोल्ड वॉर खत्म हो। दूसरी बात करें जो एंड ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म, ये भी क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। तीसरी बात करें यहाँ से, तो जो आर्म्स लगा था इन दोनों के बीच में, तो हथियार का जो होड़ लगा था,
वेपन्स बनाने में, मिलिट्री के ऊपर, ठीक है, ये भी क्या होता है, ये भी रुक जाता है। एंड ऑफ आर्म्स रेस एंड द न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। उसके बाद आप देखिए क्या होता है कि बहुत सारे कंट्रीज का क्या होता है, जो पावर जो रिलेशन है चेंज होता है डिसइंटीग्रेशन के बाद, यूएसए का डिसइंटीग्रेशन के बाद अपना जो लोग क्या करते हैं, जो क्या है, जो फॉरेन पॉलिसी है उसको चेंज कर लेते हैं ना, बिकॉज क्या वजह क्या से कि यूएसएसआर था, अब कोई सुपर पावर है नहीं गया था, तो ज्यादा जो कंट्रीज है उनका जो झुकाव जो है वो किधर हो गया था, यूएसए की तरफ हो गया था, कैपिटलिज्म की तरफ हो गया था ना। पावर रिलेशन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज, आपको मालूम है, हाँ आपको मालूम है कोल्ड वॉर के दौरान में क्या था, जो वर्ल्ड जो था ये बाइपोलर था, लेकिन चूंकि अब दूसरा रहा नहीं यहाँ से, तो वर्ल्ड क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हो जाएगा यूनिपोलर हो जाएगा ना। उसके बाद मालूम है यूनिपोलर हुआ, यानी अब सुपर पावर सिर्फ द ओनली सुपर पावर कौन रहेगा, ये रहेगा यूएसए। यूएसए भी इमर्ज एज द ओनली सुपर पावर नाउ। अब इसकी आइडियोलॉजी क्या थी, कैपिटलिज्म थी। अब पूरे वर्ल्ड में जो आइडियोलॉजी जो डोमिनेट करेगी कौन सी करेगी, कैपिटलिस्ट जो हो या इकोनॉमी जो है वही डोमिनेट करेगी। कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वही क्या होती है, बहुत सारे जो कंट्री क्या करने लगते हैं, इसको अडॉप्ट करने लगते हैं। नाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज नाउ द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली, पूरे विश्व में लोग जाइएगा कैपिटलिज्म को क्या करने लगे, एक्सेप्ट करने लगे ना। इसके बाद क्या हुआ, कुछ जाइएगा अमेरिका की कुछ संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये क्या हुआ उस समय निकल करके आए। ये जो कंट्री जो यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट होकर आए हुए थे, जो टूट करके आए हुए थे, ये उनको लोन देने लगे, मदद करने लगे। इसके पीछे का वजह क्या था, डिप्लोमेटिक क्या था इसके पीछे का, इसके पीछे की जो वजह जो थी वो क्या थी कि इनको क्या करना, कैपिटलिज्म की तरफ मूव करना, यूएसए की तरफ मूव करना। यूएसए से पीछा छुड़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, इनको हेल्प की, मदद की, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, लोग क्या करते हैं, ये कुछ वेलफेयर वर्क के लिए कुछ लोन देते हैं। आईएमएफ क्या करता है, आपको क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उसके लिए लोन देता है आपको इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से इंस्टीट्यूशंस लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ, बोले तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। ये क्या हुआ, पावरफुल एडवाइजर टू ऑल दिस कंट्रीज सिंस गेव देम लोन फॉर देयर ट्रांजिशंस टू कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिज्म को अपनाने के लिए इन्होंने क्या किया, लोनों को देना स्टार्ट कर दिया। पॉलिटिकली यदि बात करें तो आपको मालूम है इसमें क्या हुआ, जो लिबरल डेमोक्रेसी है, ठीक है, वो वहां पे क्या हुआ, इसका इमर्जेंस हुआ और इसको कहीं ना कहीं लोग इसको अपनाने लगे। पॉलिटिकली द आइडिया ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इमर्ज्ड एज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज द पॉलिटिकल लाइफ, ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे नाउ। अब आते हैं क्या हुआ, थोड़ा चलते हैं यूएसएसआर की तरफ। यूएसएसआर में क्या हुआ, जब यूएसएसआर जब टूटा, जब उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो बहुत सारे जो उसमें जो कंट्री जो थे अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए, जैसे हमने कल देखा था, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब आप देख सकते हैं आप लोग। नाउ द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक लेड टू द इमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज, बहुत सारे यहाँ से क्या हुआ, नए नए देश उभर के निकले यहाँ से। अधिकांश यदि बात करें कुछ बाल्टिक जो कुछ स्टेट्स थे, ठीक है, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, आपको मालूम है, कुछ यूरोपियन स्टेट्स हो गए, वो चाहते थे कि हम क्या कर लें, यूरोपियन ज्वाइन कर लें, नहीं तो क्या कर लें, नाटो ज्वाइन कर लें। तो उसमें से कुछ लोगों ने यूरोपियन यूनियन भी ज्वाइन किया है। यूरोपियन यूनियन आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें आपको बताएंगे। नाटो मालूम है, तो कुछ ने इसमें ज्वाइन कर, कुछ इसमें ज्वाइन हो गया, कुछ इसमें ज्वाइन हो गए, क्योंकि अब मालूम है वार्सा तो अब ये रहा नहीं ना। इसके बाद क्या हुआ, लेकिन हाँ आपको मालूम है यूएसएसआर में एक तरफ क्या थे, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री थे, और दूसरी तरफ कौन थे, सेंट्रल एशियन कंट्री थे। सेंट्रल एशियन कंट्री चूंकि आपको मालूम है ज्योग्राफिकली देखा जाए तो लैंड लॉक कंट्री है, यूएसएसआर के पास पड़ते हैं, तो यूएसएसआर के आपको मालूम है पास में पड़ते हैं। इसके बाद बात करें वहां पे, तो वो लोग भी क्या रहे, जो सेंट्रल एशियन जो कंट्री हो गए, ये क्या रहे, के साथ भी संबंध रहा, ठीक है। बाकी इन्होंने क्या, जो वेस्ट कंट्री है, यूएसए, चाइना है, और बाकी इधर के साथ भी अपना संबंध बनाकर रखे थे, ठीक है ना। अब बात है इस एरिया में बात करें, यहाँ पे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गए, इसमें आप देखिए ऑयल जो है, तेल हो गए, मिनरल्स हो गए, कहीं ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ना। अब बात करें इस समय क्या हुआ, तो जब जो कंट्री जो क्या हुए कि यहाँ से निकले, यूएसएसआर से जो निकले, उन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बनाया, ठीक है, और उसका नाम पड़ा CIS बोले तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है। इन्होंने अपना नाम दिया, जिसमें आपको नाम आता है, 3 नाम आता है, जिन्होंने इसकी 1991 में स्थापना की, फाउंडेशन रखा है, इसका नाम है रसिया, यूक्रेन और बेलारूस। बात आती है इंडिया का क्या स्टैंड रहा। इंडिया ध्यान रखिएगा, मालूम है आपको, चूंकि इसका एक बहुत बड़ा साथी था यूएसएसआर, लेकिन जो भी है दोस्ती तो कम नहीं हुआ, लेकिन फिर इंडिया के उस समय भी इकोनॉमी भी क्या थी, कहीं ना कहीं इकोनॉमी डाउन थी, इसलिए इसको भी क्या करना पड़ा, इंडिया जो है LPG अपनाया। LPG बोले तो क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की बात करें तो वहाँ पे इकोनॉमी को हमने क्या किया, हमने पूरी तरह से लिबरलाइज किया, ठीक है।
उदारीकरण हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, बहुत सारी चीजें जो थी हमने प्राइवेट हाथों में भी दिया। और दूसरा क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन, हम वर्ल्ड से क्या हुआ, हम जुड़े, ठीक है, WTO के माध्यम से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। तो ये रहा आपके, ये रहे सारे के सारे आपके कॉन्सिक्वेंसेज। अब हम देखेंगे इसमें, आपको हमने एक चीज बताए थे यहाँ पे कि वर्ल्ड बैंक और जो IMF क्या करते थे, पैसा देते थे। तो इन्होंने एक ना मॉडल तैयार किया था, अगर आपको याद हो तो मैं बताता हूँ। इन्होंने एक मॉडल तैयार, जिसको बोलता हूँ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या था, शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या होता है, शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी देश USSR के अंडर में क्या हो गए थे, उनकी इकोनॉमी काफी डैमेज हो गई थी, खत्म हो गई थी, उन देशों को वहां से निकालने के लिए इन्होंने वर्ल्ड बैंक और IMF ने एक मॉडल तैयार किया था, जिसका नाम था शॉक थेरेपी, कुछ पैसा देकर के, जिसको कि हम चर्चा हम अभी करेंगे। तो नाउ अब हम लोग देखते हैं शॉक थेरेपी। अब देखिए शॉक थेरेपी क्या था, एक वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा बनाया गया क्या था, एक मॉडल था। शॉक थेरेपी को अगर यूं कहें एक शब्दों में तो क्या था, इसका मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। आपको मालूम है कि जो कंट्रीज जो क्या थे, कम्युनिस्ट कंट्रीज जो थे, ठीक है, USSR के अंडर में थे, उनकी इकोनॉमी क्या हो गई थी, बुरी तरह से तहस नहस हो गई थी। तो इसको रिकवर करने के लिए जो वर्ल्ड बैंक और IMF ने बोला कि इस मॉडल को अपनाओ, तुम क्या हो जाओगे, तुरंत तुम्हारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, कहीं सुधर जाएगी और तुम क्या हो जाएगी, अच्छे पोजीशन पे आ जाओगे। हुआ क्या, कोई भी चाहेगा क्या करे कि हमारी स्थिति क्या हो, कहीं ना कहीं अच्छी हो, इकोनॉमी अच्छे से हो, है ना, तो उसकी तरफ कोई ना कोई क्या होगा, मूव करेगा ही करेगा। हुआ यूं ही, ठीक है, जितने भी क्या थे पोस्ट जो कम्युनिस्ट जो क्या थे, कंट्रीज जो थे, स्टेट थे, वो क्या हो गए, इस मॉडल को अपनाने के लिए क्या हो गए, उतारू हो कहीं ना कहीं, और इस मॉडल को अपनाते हैं। लेकिन इस मॉडल में क्या थी, कुछ कंडीशंस भी थे, ठीक है, और देखते हैं क्या होता है इसमें। नाउ ध्यान सुनिएगा, द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन, ये क्या था, हाँ एक ऐसा मॉडल था जिसमें ट्रांजिशन हुआ। मतलब आपको मालूम है क्या था, जो USSR के जो थे यहाँ पे, यहाँ पे क्या था, कम्युनिज्म था, कम्युनिस्ट इकोनॉमी थी, सोशलिस्ट जो इकोनॉमी जो थी, तो ये लोग चेंज, एक ट्रांजिशन था। मतलब हमें कहाँ से कहाँ चेंज करना था, जो सोशलिस्ट जो इकोनॉमी है वहां से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ चेंज करना था, ठीक है। अब देखिए आपको मालूम है कि चेंज कभी भी क्या रहेगा, आसान नहीं रहा, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं इकोनॉमिक सुधारने के लिए। कहाँ से कहाँ चेंज करेंगे, ये देखिए यहाँ से। तो दी मॉडल ऑफ ट्रांजिशन, ये क्या था, ट्रांजिशन का मॉडल था। कहाँ से, फ्रॉम एन ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम, मालूम है सोशलिस्ट सिस्टम था लेकिन ऑथोरिटेरियन था, तानाशाही करी थी वहां से, ठीक है, जो पावर जो था कुछ ही हाथों में था, ठीक है। फ्रॉम एन ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। ना कहाँ पे हम बात करें, ये ट्रांजिशन कहाँ कहाँ पे, रशिया, सेंट्रल एशिया और बोले तो कुछ ईस्ट यूरोप के जो क्या थे, कंट्री थे, ये क्या हो, इस मॉडल से प्रभावित हुए, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं शॉक थेरेपी, ठीक है। शॉक थेरेपी को एक भाषा में बोले, एक लाइन में बोले, इसका मतलब होता है आघात पहुंचा कर उपचार करना। आपको मालूम है यहाँ पे इकोनॉमी की मार बहुत ज्यादा झेले हुए थे, ये चाह रहे थे कि उसी को हम क्या करें, सुधारें, और इसलिए इन्होंने क्या किया, इसलिए इन्होंने शॉक थेरेपी मॉडल को अपनाया। ना अब ध्यान देखिएगा, कहा था इसमें जाए, ईच ऑफ दिस कंट्रीज was required to make a total shift to the capitalist economy। इन कंट्रीज को कहा गया कि यदि आपको क्या करना है, अपने इकोनॉमी को सुधारना है, तो क्या करना पड़ेगा, पूरी तरह से आपको मूव करना पड़ेगा। कहाँ पे बोले तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ पूरी तरह से मूव करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब इसमें कुछ कंडीशन थे, इसका मतलब क्या था, शॉक थेरेपी का मतलब क्या, ध्यान सुनिएगा, इसका कंडीशन क्या था। शॉक थेरेपी का मतलब क्या हुआ कि जिस तरह कैपिटलिस्ट जो कंट्री जो थे, जिस चीज को अपना आइडियोलॉजी को लेकर चलती थी, जिस तरह वो काम करते वैसा आपको भी करना पड़ेगा। मतलब कैपिटलिज्म हमने बताया था क्या होगा, प्राइवेटाइजेशन होंगे, ठीक है। जो प्रॉपर्टी जो है किन हाथों में रहेगा, प्राइवेट हाथों में रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा, यहाँ पे फ्रीडम रहेगा, फ्री ट्रेड रहेगा, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा। ये सब कंडीशन इनके साथ रखा गया। देखिए तो आपको मालूम है प्राइवेट ओनरशिप वाज टू बी द डोमिनेंट पैटर्न ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब जो क्या होंगे, प्रॉपर्टी होंगे, वो क्या हम कहीं ना कहीं पे उसके ऊपर जाओगे, प्राइवेट ओनरशिप रहेगा, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ से प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे। यहाँ पे सरकार के जो भी क्या हो गए, जो सरकारी जो संस्थाएं हो गई, सरकार के जो एसेट्स हो गई, ठीक है, स्टेट्स, वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं प्राइवेटाइज होगा। जैसे आप देखिएगा बहुत सारे जो क्या है इंडस्ट्रीज हैं, है ना, उनको क्या किया गया, उनको प्राइवेटाइज कर 90% जो क्या थे वहां पे जो इंडस्ट्री जो थे, जो फार्म्स थे, उनको प्राइवेटाइज कर दिया गया, औने पौने दाम बेच दिया गया। जब हम इसका परिणाम देखें तो आपको बताएंगे ना। उसके बाद क्या हुआ, आपको मालूम है USSR में आप देखिएगा जो कम्युनिस्ट जो कंट्री है वहां पे कलेक्टिव फार्म होता था, ठीक है। यहाँ पे जो सरकार है उसमें कहीं ना कहीं होती थी। अब इसमें क्या है, अब जो कलेक्टिव जो फार्म है वो रिप्लेस्ड हो गया, किसके माध्यम से, वहां से अब यहाँ पे होने लगा प्राइवेट फार्मिंग होने लगा, ठीक है। अब प्राइवेट जो बॉडी है वो फार्म करने लगे, यहाँ पे इंडिविजुअल अपना अपना करने लगे, यानी सरकार का उतना उसको कंट्रोल नहीं रहा।
एग्रीकल्चर में भी क्या आ गया, कैपिटलिज्म आ गया। आप सोचिए इस बात को लेकर के। नाउ हुआ क्या, सडन एंड द कंप्लीट स्विच टू फ्री ट्रेड वाज कंसिडर्ड एसेंशियल। बोला गया कि यदि आप चाहते हो अपनी इकोनॉमी को रिकवर करना, तो इस मॉडल के तहत बोला गया कि आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री ट्रेड बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुक्त व्यापार ही करना पड़ेगा। नाउ तो आप देखिए यहाँ पे सडन एंड द कंप्लीट स्विच टू फ्री ट्रेड वाज कंसिडर्ड एसेंशियल, इसको जरूरी माना गया कि आपको फ्री ट्रेड करना है तो करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द फ्री ट्रेड एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई मालूम है, ठीक है, कि फॉरेनर जो लोग वेस्ट कंट्री जाएंगे और आपके यहाँ क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ये भी क्या माना गया, बोला है कि मेन इंजन माना गया कि यदि अगर काफी तेज इकोनॉमी को अपने सुधारना है, ग्रो करना है, तो ये जो पोस्ट जो कम्युनिस्ट जो क्या थे स्टेट्स थे, इनको बोला गया कि क्या करना पड़ेगा, फ्री ट्रेड और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसको फास्ट होगा, तभी कहीं ना कहीं क्या होगा, आपका इकोनॉमी सुधरेगा और काफी तेज से ग्रो होगा ना। इससे क्या हुआ, एक और बात आपको मालूम है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए क्या चाहिए होता है, हमें पैसा चाहिए होता है डॉलर में। अब इसके लिए क्या करना आपको मालूम है, यूएसएसआर हो गया, रशिया की हम बात करें, वहां करेंसी क्या होगा, रूबल हो गए। तो इसमें क्या है, इस समय क्या हुआ, जो कहीं ना कहीं दिस ऑल्सो इन्वॉल्व द करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है, देखिए क्या होता है, हमें व्यापार करने के लिए क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। अब हमारे पास सपोज कि इंडिया है, यहाँ पे क्या है, रुपया है, तो रुपया किस में चेंज करना पड़ेगा, डॉलर में। डॉलर में चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि हम जो भी विदेशी जो व्यापार करते हैं, फॉरेन जो क्या ट्रेड करते हैं, वो कहीं ना कहीं डॉलर में करते हैं। तो वही हुआ कि यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे रशिया है तो क्या करेगा, रूबल को चेंज करेगा किस में, डॉलर में, फिर उसमें क्या करेगा, व्यापार करेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक्सचेंज वन करेंसी फॉर अनदर फॉर फॉरेन ट्रांजेक्शन। नाउ आगे बात करें यहाँ पे, अब देखिए क्या हुआ, जो भी सोशलिस्ट जो ब्लॉक के जो के कंट्रीज थे, उनको बोला गया कि आपको डायरेक्टली क्या करना, वेस्ट जो कंट्रीज है उससे कनेक्टेड रहना है, ठीक है। आप अपने ग्रुप में जो पुराने जो क्या हो गए, जो सोवियत जो स्टेट्स हो गए, उनके साथ जरा भी लिंक में नहीं रहना है। नाउ देखिए यहाँ पे ईच स्टेट फ्रॉम सोवियत ब्लॉक वाज नाउ लिंक डायरेक्टली टू द वेस्ट, नॉट टू ईच अदर इन द रीजन। इसके अलावा और क्या हुआ मालूम है, वेस्टर्न जो कंट्रीज, आप वेस्टर्न कंट्री जो हो गए, वेस्टर्न जो स्टेट्स हो गए, ये क्या है, एज ए लीडर अपने आप को क्या करने लगे, यहाँ से लीडर मानकर गाइड करने लगे किनको, ये जो यूएस शासक जो निकल करके आए हुए थे, ठीक है। तो आप देखिए द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट नाउ बिकेम द लीडर्स एंड दस गाइडेड एंड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। आप देखिए इनका इनके डेवलपमेंट को भी क्या करने लगे, कंट्रोल करने लगे। कैसे, अलग अलग एजेंसी के माध्यम से, अलग अलग आप देखिएगा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO हो गया, ठीक है, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, बहुत सारी संस्थाएं एजेंसीज हैं, है ना, इनके माध्यम से, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इनके माध्यम से जो पोस्ट जो कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं इनको कंट्रोल करने लगे, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ के लोग क्या करेंगे, अब यहाँ के जो क्या है, जो स्टेट्स जो हैं ये शॉक थेरेपी अपना तो लेंगे, लेकिन देखिए आपको मालूम है हर जगह क्या होता है, सिचुएशन अलग होता है। अब ये अपना लेंगे, लेकिन क्या होगा, इनसे क्या होगा, इनको काफी नुकसान होगा। ये जिस उम्मीद से इन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया था, इस मॉडल को अपनाया था, ये कहीं ना कहीं उम्मीद क्या हो जाएगा, पानी फिर जाएगा। एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा इन स्टेट्स को, जो सोवियत जो सिस्टम किया, जिन्होंने क्या किया है, इस मॉडल को अपनाया हुआ है। तो हमारा देखेंगे यहाँ से व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा शॉक थेरेपी क्या था, शॉक थेरेपी एक मॉडल था जो IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा बनाया गया था। किन कंट्रीज के लिए, जो पोस्ट कम्युनिस्ट जो कंट्रीज है उनके लिए बनाया गया था। लेकिन जिस उम्मीद से इसको लाया गया था, जो सपने दिखाए गए थे शॉक थेरेपी को लेकर के, वो कहीं ना कहीं उससे जस्ट क्या हुआ, उल्टा हुआ। अब आते हैं डिटेल में, आते हैं कि इसके परिणाम क्या हुए। एग्जाम में सवाल आते हैं, व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी अपनाने के क्या परिणाम निकले। तो देखिए हम बता रहे हैं शॉक थेरेपी मालूम है क्या होता है, जिस उम्मीद से इसको लेकर के आया गया था, क्या हुआ, फुलफिल नहीं हुआ। द शॉक थेरेपी डिड नॉट फुलफिल द प्रॉमिस, जो भी इसने प्रॉमिस किया था ये फुलफिल नहीं कर पाई। हुआ क्या, लोगों का जीवन और संकट में चला गया। जनरली इट ब्रॉट डाउन टू द इकोनॉमिक एंड द डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द इंटायर रीजन। यहाँ की इकोनॉमी को इसने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमने बताया था इसमें क्या था, शॉक थेरेपी में क्या था, आपको प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, ओपन मार्केट करना पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थी, जिसके कारण क्या हुआ, ये यहाँ पे दिक्कतें आई ना। तो हुआ क्या, जो यहाँ की इकोनॉमी जो है वो क्या हो गई, पूरी तरह से बर्बाद हो गई।
रशिया में खास करके देखा जाए जो स्टेट, आप देखिएगा ज्यादातर इंडस्ट्री जो स्टेट के द्वारा कंट्रोल होते थे, अब वो क्या होने लगे थे, प्राइवेट हाथों में चले गए थे। तो क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो गए। ठीक है, इन रशिया द लार्ज स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल ऑलमोस्ट कॉम्प्लेक्स कोलैप्स, ये क्या हो गया, कोलैप्स कर गया। 90% जो इंडस्ट्रीज जो थे इन कम्युनिस्ट कंट्री में, खासकर रशिया में, ये प्राइवेट हाथों में चले गए, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में चले गए। 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वर पुट फॉर द सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल एंड द कंपनी। 90% जो इंडस्ट्रीज है वो प्राइवेट कंपनी ने खरीद लिया, नहीं तो प्राइवेट बॉडी ने खरीद लिया। इसके अलावा क्या हुआ, आप मालूम है यहाँ पे, सिंस रीस्ट्रक्चरिंग वाज कैरिड आउट थ्रू द मार्केट फोर्सेस, जो भी वहाँ की पहले इकोनॉमी, जो मार्केट जो है इकोनॉमी जो है डिसाइड कौन करती थी, गवर्नमेंट करती थी। अब जो मार्केट फोर्स है बोले तो प्राइवेट जो बॉडी हो गया, इंडिविजुअल होगा, वो कहीं ना कहीं डिसाइड करते थे। नॉट बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इट लेड टू द वर्चुअल डिसअपीयरेंस ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री। गवर्नमेंट के अंडर में जो भी इंडस्ट्री थे वो सारे के सारे क्या हो गए, विलुप्त हो गए, डिसअपियर हो गए। क्योंकि पता है 90% इंडस्ट्रीज कहाँ चले गए थे, प्राइवेट बॉडी के हाथों में चले गए थे या प्राइवेट कंपनी के हाथों में चले गए थे ना। इसी को हम क्या कहते हैं, सबसे बड़ा सवाल, कई बार सवाल पूछा आता है, व्हाई शॉक थेरेपी वाज नोन एज द लार्जेस्ट गिरा सेल इन हिस्ट्री। इतिहास में, पूरे इतिहास में जो शॉक थेरेपी है, इसको इतिहास का सबसे बड़ा गिरा सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा। तो ये सवाल एग्जाम में कई बार आते हैं यहाँ पे, विच इज नोन एज द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस वाज कॉल्ड द लार्जेस्ट गैराज सेल इन द हिस्ट्री। इतिहास में सबसे बड़ा गैराज सेल इसको कहा गया है। क्यों कहा गया, सवाल ये है। देखिए इसमें क्या हुआ कि जो इंडस्ट्री जो थे वो क्या हो गए थे, कम से कम दामों में, जितना कम दाम लगा उतना में बेच दिया गया। औने पौने दामों में कहा जाता है, मतलब जितना मिलना था, कम से कम जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। देखिए, बिकॉज ऑल द इंडस्ट्रीज वर अंडर वैल्यू। ठीक है, मैंने कम से कम दामों में बेचा गया। एंड थ्रो अवे प्राइसिंग, प्राइसेज बोले तो औने पौने दामों में, कम से कम दामों में बेच दिया गया, प्राइवेट बॉडी को बेच दिया गया। इसके अलावा बात करें यहाँ पे, अब आपको मालूम है यहाँ की करेंसी क्या थी, यहाँ की करेंसी थी रूबल। रूबल का क्या हो गया, जिस तरह हमारे देश में मालूम है आपको कि कभी कभी आपने सुना होगा रुपये का वैल्यू गिर रहा है यहाँ पे, ठीक वैसे ही क्या हुआ वहाँ पे, वहाँ की जो करेंसी जो रूबल है रशियन, वो क्या हो गया, रशियन जो रूबल है वो क्या हो, डिक्लाइन हो गई। ठीक है, तो हुआ द वैल्यू ऑफ द रूबल, रशियन करेंसी डिक्लाइन हुआ। क्या यहाँ से आपको मालूम है, इससे क्या होगा, वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ी वहां पे। ठीक है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज सो हाई, इतना हाई था कि जो लोगों ने बचा कर रखा था सेविंग, वो भी क्या हो गया, उनका चला गया। इसके अलावा यदि हम बात करें, मालूम है यहाँ पे क्या था, पहले जो कम्युनिस्ट जो कंट्री जो थे वहां पे कलेक्टिव फार्मिंग होते थे। फिर यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं इसका तरीका बदल गया, कैपिटलिज्म आ गया यहाँ पे। जो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में क्या हुआ, कैपिटलिज्म आ गया। यहाँ से हुआ क्या कि पहले कलेक्टिव फार्मिंग होता था, अब नहीं हो रहा है यहाँ से, अब प्राइवेट बॉडी कर यहाँ से। हुआ यहाँ से क्या कि फूड इनसिक्योरिटी क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो खाद्य जो सुरक्षा जो है अब नहीं रहा। पहले क्या था, जो फूड जो था सिक्योर रहता था। खाद्य संकट के समय में, खाद्य संकट से क्या कर सकते, आराम से खाद्य संकट नहीं आया था, लेकिन अब क्या हो गया, खाद्य संकट आ गया। इसके अलावा बात करें यहाँ के रशिया, अब देखिए यहाँ पे स्टार्टेड इंपोर्टिंग फूड। जब आपको मालूम है देश में जब क्या रहेगा, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन नहीं होगा, जब क्या होगा, फूड इनसिक्योरिटी आएगी, तो आप क्या कीजिएगा, बाहर से इंपोर्ट कीजिएगा ही कीजिएगा। हुआ क्या, रशिया जो है ये बाहर से फूड इंपोर्ट करने लगा, आयात करने लगा। इसके बाद क्या हुआ, जीडीपी की बात की जाएगा तो जो रशिया का जो 1989 में जो जीडीपी था उससे बहुत कम नीचे आ गया था 1999 में इसका जीडीपी। इसके बाद आपको मालूम, हम बताया था सोवियत सिस्टम में क्या था, वहां पे जो सरकार जो थी, जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग जो थी प्रोवाइड करती थी, कुछ वेलफेयर स्कीम थे एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, इन सब चीजों के लिए था। अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सबको रिमूव कर दिया। मालूम है पैसा नहीं यहाँ से, तो जब रिमूव हो गया यहाँ से तो गरीब जो लोग हैं, ठीक है, वो क्या हो गए, और कहीं ना गरीबी में चले गए। The old system of the welfare, social welfare was systematically destroyed। धीरे धीरे क्या हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। सरकार ने क्या किया, जो सब्सिडी जो देती थी उससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग गरीबी के अंदर चले गए। नाउ मिडिल क्लास क्या हुआ, मिडिल क्लास जो समय जिसके पास पैसा था वो भी गरीबी के हाशिए पे आ गया, गरीबी के किनारे पे आ गया। इसके बाद यहाँ पे जो पढ़े लिखे जो लोग थे, एकेडमिक और जो इंटेलेक्चुअल जो लोग थे, ये अब क्या लगता है आपको, रहेंगे रशिया में, नहीं रहे। ये कहाँ हो गए, कहाँ माइग्रेट होकर कहीं और चले गए। तो इसी को बोलते हैं ब्रेन ड्रेनेज हुआ वहां पे। एकेडमिक और बोले तो इंटेलेक्चुअल जो मैन पावर है, जो वहाँ के एजुकेटेड जो लोग हैं, माइग्रेट कर गए।
उसके बाद क्या हुआ, वहां पे जब पढ़े लिखे लोग चले गए, ठीक है, मालूम है गरीबी बहुत ज्यादा है, यहाँ से आ गई, हुआ क्या, यहाँ पे माफिया वर्ग निकला, यहाँ से यहाँ पे माफिया स्टार्ट हो, बोले तो काला बाजारी यहाँ से, और वही लोग क्या करने लगे, जो इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगे, ठीक है। माफिया इमर्ज इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज एंड स्टार्टेड कंट्रोलिंग मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप होते थे, फैक्ट्रीज हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, फार्म हो गए, एग्रीकल्चर हो गए, माफिया वर्ग ही क्या करते थे, इसको कंट्रोल करने लगे थे। हुआ क्या, आपको हमने बताया था शॉक थेरेपी का एक कंडीशन था, प्राइवेटाइजेशन, आपको मालूम है बहुत सारा कंडीशन था जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी था, और प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए, जिसके कारण वहां के सोसाइटी में इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज आया, असमानताएं काफी ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद लास्ट बात करें, देयर वाज नाउ ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन द पीपल, लोगों के बीच में क्या हो गया, अमीर गरीब के बीच में एक बहुत बड़ी खाई आ गई, ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें यहां से हमने देख लिया। अब हम ये, चूंकि ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है, अब हम लास्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है इंडिया और जो कम्युनिस्ट जो कंट्री हैं इनके रिलेशंस को पढ़ेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं इंडिया एंड जो पोस्ट कम्युनिस्ट जो कंट्रीज है उनके साथ रिलेशन कैसा है, ठीक है। हमें आईआर पढ़ना है, इंटरनेशनल रिलेशन, चूंकि तो उनको ध्यान में कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। अब देखिए, जितने भी जो कम्युनिस्ट जो कंट्रीज जो थे, जो यूएसएसआर के बाद बने, उन सबके साथ संबंध जो भारत का काफी अच्छा रहा है। लेकिन अगर बात करें कि सबसे अच्छा संबंध किसके साथ रहा है, सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ रही है, वो है रशिया, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं हमारा जो रिलेशन है वो किस चीज पे टिका हुआ है। अब देखिए, इंडिया हैज मेंटेन गुड रिलेशंस विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, जितने पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज है, ठीक है, जो डिसइंटीग्रेशन के बाद आए, उनके साथ हमारा संबंध क्या है, काफी अच्छा है। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस आर स्टिल दोज बिटवीन रशिया एंड इंडिया, लेकिन सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो हमारा बॉन्ड है, जो रिलेशन है, किसके साथ है, वो रशिया के साथ है। इंडिया रिलेशन विद रशिया आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में जो भारत की विदेश नीति है उसमें खास करके ध्यान रखा जाता है रशिया का। नाउ इंडो रशियन रिलेशंस आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। हमारी जो क्या है, आपसे जो रिश्ते हैं, जो रिलेशन है, वो किस पे बेस्ड है, वो है ट्रस्ट पे, ठीक है। आपको मालूम है कोई भी रिश्ता किस पे टिका होता है, ट्रस्ट पे टिका होता है, तो हमारे ट्रस्ट पे रिश्ते यहाँ पे बने हुए हैं। नाउ दोनों के क्या है, ध्यान रखिएगा, देखिए क्या दोस्ती कब होती है, जब ख्याल मिलते जुलते हैं, जब हमारे जो इंटरेस्ट जो मिलते जुलते हैं, तो लाइक माइंडेड पीपल हैं। हुआ क्या, तो हम उसका और हमारा क्या होता है, कॉमन इंटरेस्ट है। कॉमन इंटरेस्ट क्या है, अभी हम आपको बताएंगे नीचे वाले स्लाइड में। नाउ अब देखिए, हम बात करें हमारा जो पोस्ट जो कम्युनिस्ट जो कंट्रीज हैं उनके साथ क्या है, कल्चरल रिलेशंस भी हैं, हमारे जो सांस्कृतिक संबंध भी है। जैसे आप देखिएगा वहां के आप घरों में अगर आ जाइए, हमारे यहाँ के जो हीरो हैं, राज कपूर साहब हो गए, अमिताभ बच्चन साहब हो गए, तो इनकी बातें वहां पे घरों में सुनने को मिलती है। इसके अलावा हमारे यहाँ के जो बॉलीवुड के जो गाने हो गए, है ना, आप तो जानते ही हैं, वो भी कहाँ सुनने को मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको जो रशिया जो हाउस होल्ड हो गया, रशियन जो हाउस होल्ड हो गए, वहां पे सुनने को मिल जाएगा आराम से। तो ये क्या है, ये एक सॉफ्ट पावर है जो हमारे रिलेशन को क्या करता है, कहीं ना कहीं और मजबूत लाता है, और हम इससे पता चलता है कि हम इमोशनली और क्या है, और ज्यादा कनेक्टेड हैं, ठीक है। नाउ तो देखिए यहाँ से इंडियन हीरो फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन, है ना, ये आप देखिएगा आर हाउस होल्ड नेम्स इन रशिया एंड मेनी पोस्ट सोवियत जो कंट्रीज हो गए। ये क्या होगा, हमारे कल्चर रिलेशन हो गया। वैसे ही आप देखिएगा, वन कैन हियर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑल ओवर द रीजन, आप उस एरिया में जाकर के हिंदी गाने का लुत्फ उठा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ से कि हमने क्या बोला कि इंडिया और जो रशिया होगा, दोनों का क्या है, कॉमन इंटरेस्ट है। कॉमन इंटरेस्ट क्या है, देखिए दोनों का क्या है, सपना है। कब सपना क्या है, दोनों का विजन क्या है, दृष्टि क्या है कि ये जो वर्ल्ड जो हो, ये ना ही यूनिपोलर हो ना ही बाइपोलर हो, ये वर्ल्ड कैसा हो, मल्टीपोलर हो। मल्टीपोलर का मतलब इस विश्व में जाओगे सबका, किसी एक का सुपर पावर नहीं, किसी एक का दबदबा नहीं हो, सब क्या हो, बराबर क्या करे, बोले तो आगे बढ़े, ठीक है। नाउ द रशिया एंड इंडिया शेयर अ विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। और अभी फिलहाल आप देखिए, आप फिलहाल क्या है, आप जो फिलहाल आप देख सकते हैं वर्ल्ड ऑर्डर में, तो ना ही वर्ल्ड जो है यूनिपोलर है, ना ही बाइपोलर है, क्या है, मल्टीपोलर है। यूएसए अपने आप को, आपको मालूम है, सुपर पावर बताता है, रशिया भी अपना आ गया, इंडिया हम भी कम नहीं है, ठीक है, चाइना आप देख रहे हैं। तो आज विश्व में देखा जाए क्या है, मल्टीपोलर जो वर्ल्ड ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर, अलग अलग जो पावर भी क्या करें, साथ में एग्जिस्ट करें। इसके बाद हम बात करें ग्रेटर रीजनलिज्म की बात करें, यहाँ पे अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो गरीब कंट्री हैं, उनकी भी भूमिका आप क्या बढ़े, आगे आए, ठीक है। उसके बाद हम जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं, जो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो डिस्प्यूट्स हैं, वो हम नेगोशिएट करके क्या करें, पीसफुली उसको हम
उसका हम सेटलमेंट करें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। ठीक है, उसके बाद क्या करें, किसी भी देश का जो फॉरेन पॉलिसी जो है वो खुद डिसाइड करे, सोवरेन होकर के। सोवरेन होकर बोले तो स्वतंत्र होकर के, किसी के दबाव में नहीं, ऐसा होना चाहिए। यानी अगर बात करें यहाँ पे, आपको मालूम है जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है हमारे इंटरनेशनल लेवल पे कौन है, यूएन है। तो यूएन को क्या किया जाए और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मजबूत बनाया जाए। ठीक है, उसमें जो रीजनल जो रीजनल एरिया है उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, उसको और डेमोक्रेटिक किया जाए। डेमोक्रेटिक करने का मतलब क्या हुआ, जो छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए यहाँ पे क्या करने का, यहाँ पे अपने बात को रखने का। ठीक है, यहाँ पे एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे इवेंट शुड बी स्ट्रेंथन, डेमोक्रेटाइज एंड एम्पावर्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं और भी थोड़ा सा कुछ हम देखते हैं कैसा रिलेशन है। देखिए आप देखिएगा 2001 में आपको मालूम है जो भी क्या होता है कि हमारे जो रिलेशन से होते हैं उनके कुछ नाम होते हैं, जैसे इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001 हो गया। 2001 का आप देखिए क्या होगा, इंडिया और रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट। ये क्या होता है, खास करके एग्रीमेंट होता है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इंडिया और रशिया के बीच में 80 चीजों पे क्या हुआ, बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ। देखिए बायलैटरल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जो एग्रीमेंट दोनों तरफ से होता है। ठीक है, रशिया की तरफ से भी हुआ और बोले तो इंडिया की तरफ से भी हुआ, यानी दोनों आपस में क्या करेंगे, जो भी होगा एग्रीमेंट के तहत आएगा, उसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग करेंगे ना। उसके बाद बात करें यहाँ पे, देखिए हाँ रशिया के साथ रिलेशन बनाने में इंडिया को क्या फायदा है। तो देखिए रशिया जो है शुरू से इंडिया का फेवर करता है। जैसे क्या होगा, कश्मीर इश्यू आपको मालूम है, कश्मीर इश्यू के ऊपर आपको मालूम है पाकिस्तान क्या करता है, यूएन में कहीं उठाता है तो उसको कौन फेवर करता है, उसको यूएसए फेवर करता है। लेकिन इंडिया को फेवर कौन करता है, वो करता है रशिया। तो शुरू से इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारे क्या है, काफी बेस्ट फ्रेंड है। नाउ इसके बाद ये हो गया इंडिया को क्या बेनिफिट है, इंडिया क्या करता है, तो एनर्जी जो सप्लाई जो हो गया यहाँ पे, ऊर्जा का जो स्रोत हमारे पास आता है, हम लोग कहाँ से आता है, रशिया से उठाते हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल जो टेररिज्म हो गया, आतंकवाद, आपको मालूम है भारत जो शुरू से क्या होता है आतंकवाद के ऊपर सवाल उठाते आया, यूएन में चाहे कहीं भी। तो इसके ऊपर जो इनके जो इंफॉर्मेशन हो गए वो शेयर इंडिया करता आया हुआ है और रशिया यहाँ पे देते आया हुआ है ना। तो अब आप बात करते हैं यहाँ पे, हाँ एक अब देखिए क्या है, हमारे आपको मालूम है चाइना हमारा क्या है, चाइना एक हमारा कॉम्पिटिटर है। ठीक है, आप कह सकते हैं यहाँ पे हमारे उसके बीच में क्या होती है, मान लीजिए बॉर्डर डिस्प्यूट होता रहता है। तो इन दोनों को सेटल करने का, एक पावर को बैलेंस करने में सबसे बड़ा भूमिका किसका होता है, वो होता है रशिया का। रशिया चाहे तो हम दोनों के बीच का डिस्प्यूट भी क्या कर सकता है, खत्म करा सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, रशिया के होने से क्या फायदा है कि इंडिया और जो चाइना का जो रिलेशन है वो क्या होता है, वो बैलेंस रहता है ना। इसके बाद बात करें यहाँ से, हाँ तो देखिए अब देखिए किसी भी रिलेशन में किसी एक को फायदा नहीं होता है, सामने वाले को फायदा होता है। मान लीजिए इंडिया को बहुत सारे फायदे हैं, उसके रिलेशन थे। ठीक है, तो रशिया को भी तो फायदा होगा, तो रशिया को क्या फायदा है, अब देखिए रशिया धान क्या पे रशिया को बेनिफिट है क्या, देखिए जो रशिया के मार्केट का जो सबसे बड़ा जो आर्म्स का जो खरीदार है, ठीक है, जो हथियार खरीदने वाला है, अब कौन है, वो इंडिया है। ठीक है, उस समय के डेटा के अनुसार ध्यान रखिएगा, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया। नाउ दूसरा, इंडिया का जो भी मिलिट्री वाला जो सामान होगा, जो साजो सामान होगा, जो गुड्स होगा, जो वेपन्स होगा, जो भी चीज हो गया, वो कहाँ से खरीदता है इंडिया, वो खरीदता है कहीं कहाँ से, वो रशिया से खरीदता है। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, इंडिया मालूम है इंडिया जो क्या करता है, ऑयल जो हो गया यहाँ पे, जो तेल हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, जो कहाँ से इंपोर्ट करता है, कहाँ से इंपोर्ट करता है, वो करता है रशिया से करता है। ठीक है, आगे देखिए नाउ अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले क्या हुआ था, तेल का दाम बढ़ गया था, तेल की जो कीमत बढ़ गई थी। क्यों बढ़ी थी, क्योंकि मालूम है रशियन और यूक्रेन वॉर चल रहे हैं यहाँ से, तो वहाँ पे क्या है, क्राइसिस आया हुआ है, जिस कारण तेल का हमारे पास इंपोर्ट क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया था, जिस कारण यहाँ पे रेट क्या हो गया था, हाई हो गया था। तो आप समझ सकते हैं। नाउ रशिया इज एन इम्पोर्टेंट फॉर द इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स। इंडिया जो भी एनर्जी, जो न्यूक्लियर एनर्जी की बात करता है, ये हमें कहाँ से मिल सकता है, ये हमें रशिया से हमें मिलता है। नाउ इसके बाद जब इंडिया जब क्या किया, स्पेस में जब जाने की बात की, उस समय जब कोई हमें मिसाइल्स नहीं दे रहा था, रॉकेट नहीं दे रहा था, तब उस समय हमारी रशिया मदद किया था क्रायोजेनिक रॉकेट दे करके। उस समय हम अपना जो सैटेलाइट है हमने ऊपर भेजा हुआ था, स्पेस में भेजा हुआ था। तो हमारे इंडिया का जो स्पेस इंडस्ट्री है उसमें भी क्या करता है, रशिया मदद करता है, उसमें क्रायोजेनिक रॉकेट दे करके, जब इंडिया को जरूरत थी। रशिया इंडिया है कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट, हमारे बीच में कुछ साइंटिफिक प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है, और कहीं ना कहीं उस पर भी मदद करता है। अंततः अगर हम बात करें, फाइनली यदि हम बात करें इन सबको पढ़ करके, तो एक बात हमें पता चला कि रशिया जो है भारत का सुख दुख का साथी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रशिया इज
इंडिया ऑल वेदर फ्रेंड, मतलब जो है रशिया जो है वो भारत का सुख दुख का साथी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ें। एक हल्का शॉर्ट में भी आपको हम बताएंगे यूएसएसआर के साथ क्या संबंध था बस। हाँ, इसके बाद बोलना है आपको कि देखिए जितने भी आपको हमने लिखाया हुआ है इन सबका जाइएगा स्क्रीनशॉट, हम आपको वीडियो के लास्ट में आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, ओके। तो नाउ अब हम लोग देखते हैं एक समरी के रूप में कि इंडिया और जो यूएसएसआर जो कंट्रीज हो गए उनके साथ क्या संबंध रहा है। देखिए अब हम इसको 4 पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इकोनॉमिक रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस, मिलिट्री रिलेशंस और कल्चर रिलेशंस। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया फिर भी आपको समराइज करके यहाँ से बता रहे हैं। देखिए इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो सोवियत यूनियन ने क्या किया, इंडिया में देखिए जो पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हो गई उस समय काफी मदद की, उस कंपनीज को सेटअप करने में मदद की। आपको पता चलेगा इसने क्या किया, जब हम टेक्निकल असिस्टेंस वाले जो स्टील जो प्लांट्स लगा रहे थे कहाँ पे, विलायम, बोकारो, विशाखापट्टनम, उस समय इसने हमें फाइनेंशियल हेल्प की थी। ये हो गए जो मशीनरी जो प्लांट्स जो हम जो सेटअप किए थे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये हो गए एक्सेट्रा और बहुत सारे हो गए। उस समय भी इसने क्या किया, हमें फाइनेंशियल एड दिया। इसके बाद इसने टेक्नोलॉजिकल भी क्या किया, हमें मदद किया। द सोवियत यूनियन एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी फॉर ट्रेड। आपको मालूम है व्यापार करने के लिए क्या चाहिए, करेंसी चाहिए, किसमें, डॉलर में चाहिए। लेकिन जब उस समय जब इंडिया के समय में जब इंडिया में क्या था, उस समय फॉरेन एक्सचेंज में हमारे पास डॉलर नहीं था। उस समय यूएसएसआर ने क्या किया था, जो इंडियन जो रुपीज है उसको भी एक्सेप्ट किया था ट्रेड के लिए। नाउ आगे बात करें, हम बात करते हैं पॉलिटिकल रिलेशंस की। ठीक है, ये भी हम बता चुके हैं लेकिन शॉर्ट में देखते हैं। ठीक है, सोवियत यूनियन सपोर्टेड इंडिया ऑन कश्मीर इशू। हमने बताया आपको कि जब कश्मीर इशू पर हमेशा इंडिया के पोजीशन पे इसने क्या किया, सपोर्ट किया हुआ है। दूसरी बात करें, जब 1971 में जब पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई चल रहा था, जब बांग्लादेश उस समय क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, जब आजाद हुआ, उस समय अमेरिका ने किसकी मदद की थी, मदद करने आया था अमेरिका, वो पाकिस्तान की मदद करने आया था। उस टाइम क्या हुआ था, जो रशिया जो है वो हमारी मदद किया था उस समय। ठीक है, तो आप देखिए इट आल्सो सपोर्टेड ड्यूरिंग द वॉर विद पाकिस्तान इन 1971। हाँ, इंडिया ने भी क्या किया, जो सोवियत फॉरेन पॉलिसी है उसको भी सपोर्ट किया हुआ है। हालांकि इनडायरेक्ट से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी क्या है, नाम बोले तो आप नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से कर नहीं सकता यहाँ से, इसलिए ना। अब आते हैं यहाँ पे मिलिट्री रिलेशंस क्या है। इंडिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ द मिलिट्री हार्डवेयर। जो भी मिलिट्री के जो सारा सामान है ज्यादा जो है ना, वो कहाँ से हमें मिलता है, हमें सोवियत यूनियन, आप समझ सकते हैं। दूसरी बात करें यहाँ पे, सोवियत यूनियन एंटर्ड इनटू वेरियस एग्रीमेंट अलाउ इंडिया टू ज्वाइंटली प्रोड्यूस मिलिट्री इक्विपमेंट्स। मिलिट्री जो क्या है, जो इक्विपमेंट्स है, औजार है, हथियार है ना, उसमें क्या बोला है कि हम ज्वाइंटली क्या कर सकते हैं, मिलकर हम क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो इंडिया को इसने अलाउ कर दिया। ठीक है, अगर बात करें लास्ट में कल्चर रिलेशन, हमने बताया भी था, आप फिर से देखिए, जो हिंदी फिल्म्स हो गई, जो इंडियन कल्चर जो है वो आप सोवियत यूनियन यहाँ आप देख सकते हैं, सोवियत यूनियन जो कंट्रीज है वहां आप देख सकते हो काफी पॉपुलर है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ से। अब देखिए इंडिया से जो क्या है, जो लार्ज नंबर में आप देखिए जो इंडियन जो राइटर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, ये क्या करते हैं, यूएसएसआर कहीं ना कहीं विजिट करते हैं यहाँ से, तो ये टूरिज्म भी हो गया। ठीक है, अब देखिए हम जितना भी पढ़ाया ये हमारा फाइनल था। ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। इन चैप्टर के जो भी नोट्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपको टेलीग्राम, जो लिंक में दिया है, बायो के जो लिंक में दिया रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले चैप्टर में।